आज हम राहु की बात करेंगे। राहु की बात मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं फिर से आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं पिछली क्लासेस से रिलेटेड, क्योंकि अब हम क्लास पूरे कोर्स के करीब करीब लास्ट में पहुंच गए हैं और राहु और केतु की बात करनी है। राहु की बात करते करते ही मैं केतु की बात भी कर लूंगा। वैसे अगर केतु के बारे में आपको बहुत ज़्यादा समझना हो तो हमारी एक वीडियो है हमारे चैनल पे, वो वीडियो आप देख सकते हैं। केतु की वीडियो है वो। जब राहु और केतु की बात करते हैं ना तो बहुत मिस्टीरियस प्लेनेट है राहु। बहुत मिस्टीरियस प्लेनेट है केतु। मतलब ये इतना मिस्टीरियस है, जिसके एग्जाम्पल के रूप में कहा जा सकता है धुआं, जो पकड़ने से हाथ में नहीं आता, या आपका ये हवा, जो पकड़ने से बिल्कुल ही हाथ में नहीं आता। राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो व्यक्ति को धोखे में रखता है। देता बहुत कुछ है, देने पर आ जाए तो देता बहुत कुछ है, और अगर न देना चाहे तो समझ लीजिए कि सब ले लेता है। दिया हुआ सब झटके से ले लेता है। सडननेस का कारक है राहु। सडन जो भी चीजें होती है ना, वो चीजें जिसे आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते पहले से, उस पर बहुत अधिकार होता है राहु और केतु का। केतु का तो बहुत ही ज्यादा होता है। राहु को समझना है अगर, तो एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। ये कहानी को शेख चिल्ली की कहानी बोला जाता है। और राहु को समझने से पहले अगर हम ये कहानी सुने तो हमें शायद इसका बहुत अंदाजा हो जाएगा कि ये क्या है। लेकिन इस कहानी से ये नहीं अंदाजा लगा लेना है कि सिर्फ यही राहु है। ठीक है, मैं कहानी शुरू करता हूँ। कहानी ये कहती है कि एक दिन कहानी ये कहती है कि एक दिन शेख चिल्ली घर में बैठा हुआ आराम कर रहा था। तभी उसकी मम्मी या उसकी अम्मी, कोई भी बोलिए, बोलने लगी कि बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें कुछ काम धंधा करना चाहिए और काम धंधा करके पैसा कमाओ, घर में हाथ बटाओ। तो वो कहने लगा कि मैं कौन सा काम करूं, मैं किस लायक हूँ, मेरे हाथ में तो कोई हुनर भी नहीं है कि मैं काम करूं और कुछ पैसा कमा लूं। तो उसकी माँ फिर से कहती है कि तुम्हारे जो पिताजी हैं अब उनकी उम्र हो गई है, इसलिए अब ठीक से काम कर नहीं पाते हैं। तुम काम करो, पैसा कमाओ, तभी तो घर चलेगा। तो शेख चिल्ली बोला ठीक है। और शेख चिल्ली बड़ा ही आशावादी था। अब मैं जब कहता हूँ ना आशावादी यहाँ पर, तो इसको मैं व्यंग के रूप में कह रहा हूँ। अब थोड़ा समझना है कि आशावादी होना क्या है। आशावाद अगर आपको सच्चाइयों से दूर ले जाता है तो उस आशावाद का कोई महत्व नहीं है। तो वो चला घर से ये बोल के कि मैं कोशिश करता हूँ, तुम मुझे कुछ खाने को दे दो, फिर मैं निकल जाता हूँ। उसकी माँ बोलती है ठीक है, मैं कुछ बना लेती हूँ, तुम्हें बना कर दे देती हूँ, खा लो और निकल जाओ, काम की तलाश करो। तो वो भी खा पी कर निकलता है घर से बड़े अच्छे दिमाग से। और भोजन किया हुआ व्यक्ति कुछ ज्यादा ही आशावादी हो जाता है ना। फिर उसके दिमाग में बात जो घूम रही थी वो सामने आती है कि काम मुझे कौन देगा। लेकिन फिर वो सोचता है चलो ठीक है, काम तो ढूंढ ही लेंगे। तो वो रास्ते पर चल रहा होता है और एक साहूकार पर उसकी नजर पड़ जाती है। एक व्यक्ति पर नजर पड़ जाती है जो उस समय में बहुत ज्यादा गाड़ियां वगैरह थी नहीं, तो अपने सिर पर घी से भरी हुई हंडिया, हांडी जिसको कहते हैं, वो लेकर जा रहा था। वो था साहूकार, पैसे वाला था, लेकिन वो घी भरा हुआ सिर पर लेकर जा रहा था, क्योंकि उसको कोई मिला नहीं कि उसे पहुंचा सके घर तक।
और थक गया था बहुत, चलते चलते परेशान था। तो शेख चिल्ली उसको दिख गया। तो दिख गया तो दोनों ने जब एक दूसरे से नजरें मिलाई तो ऐसा लगा कि कुछ अपील हो रही। ये उससे काम मांगने की इच्छा कर रहा है और वो अपना वजन हल्का करना चाहता है। तो उसने कहा, ठीक है, क्या तुम मेरी ये हांडी मेरे घर तक पहुंचा दोगे? अगर ये पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें 2 आने दूंगा। तो शेख चिल्ली कहता है, ठीक है, मैं भी काम की तलाश में हूँ, आप मिल गए तो मैं पहुंचा दूंगा। अब ये 2 आने किस प्रकार से इस आशावादी इंसान के गले की हड्डी बनते हैं, ये हमें देखना। उसने हांडी ले ली और सिर पर रख ली अपने। और साहूकार उसको बोलता रहा कि ध्यान रखना, अगर ये हांडी टूट गई रास्ते में, ठीक से अगर तुम नहीं ले जा सके, तो तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा, एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, आने की तो बात ही छोड़ दो। और ऊपर से मैं तुम्हारी पिटाई अलग करूंगा। उसने कहा, ठीक है। ये बात जब तय हो गई तो साहूकार के साथ वो आगे आगे चलने लगा। साहूकार पीछे पीछे और वो आगे। और शेख चिल्ली था, वो तो बहुत ज्यादा ही आशावादी था और हर जगह आशावाद को ध्यान में रखते हुए वो हो जाता था भविष्य में क्या वो कर सकता है, उसके कॉन्फिडेंस को जुटाने लगता। क्या उसे मिल सकता है, वो पहले ही इमेजिन कर सकता, करने करने लगता। तो अब वो रास्ते पर चला जा रहा है और वो ये कहता है कि आज मैं ये हांडी पहुंचाऊंगा और जब 2 आने मुझे मिलेंगे तो मैं उससे एक मुर्गी का चूजा खरीदूं और उस मुर्गी मुर्गी के चूजे को पालूंगा। जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो मुर्गी बन जाएगा और फिर वो मुर्गी अंडे देगी। फिर उस अंडों से बहुत सारी मुर्गियां निकलेंगी। फिर उन मुर्गियों से फिर से अंडे निकलेंगे जब वो बड़े हो जाएंगे तो। और उन्हें बेच बेच कर मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। और जब बहुत सारे पैसे आ जाएंगे तो फिर मैं एक भैंस खरीद लूंगा। और जब भैंस आ जाएगी तो फिर वो भैंस के बच्चे को जब मैं बड़ा करूंगा तो फिर उस भैंस का भी बछड़ा होगा। और मैं इधर मुर्गी से पैसा कमाता ही रहूंगा और एक के दो भैंस, दो के चार, इस प्रकार से बच्चे होते जाएंगे भैंसों के। और भैंसों का मैं मालिक हो जाऊंगा। और फिर जब बहुत सारी भैंसें हो जाएगी तो वो दूध भी देगी। दूध देगी तो मैं उसकी डेयरी बना दूंगा। और फिर जब डेयरी बन जाएगी तो दूध का व्यापार करूंगा। दूध का व्यापार बहुत चलने लगेगा तो फिर मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। और जब मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा तो फिर मेरे पास पैसा तो बहुत हो ही जाएगा। और पैसे वालों के पास रिश्ते बहुत आते हैं अच्छे अच्छे। तो मेरे घर भी एक रिश्ता आएगा। और जब बहुत सारे रिश्ते मेरे घर आएंगे उसमें से एक को मैं चूज करूंगा। फिर उसके बाद किसी पैसे वाले की लड़की से मेरी शादी हो जाएगी। और जब शादी हो जाएगी तो ये पक्का है, जो पैसे वालों की जो लड़कियां हैं उनके नखरे बहुत होते हैं, वो बातें आसानी से मानती नहीं है। तो ठीक है, खैर कोई बात नहीं। फिर हमारे बच्चे बच्चे होंगे। लेकिन एक दिन मेरी पत्नी से मेरा झगड़ा हो जाएगा क्योंकि वो पैसे वाले की बेटी है और मानती बात है नहीं। जब वो मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं उसको थप्पड़ लगाऊंगा। फिर वो थप्पड़ से नहीं मानेगी तो मैं उसको एक लात मार। और जैसे ही वो कहता है कि मैं एक लात मारूंगा, उसकी लात सच में ही लग जाती। वो होश में था नहीं, उसने लात उठा ली और अचानक से जाकर एक पत्थर से टकराया और वो जो हांडी थी वो गिर के टूट जाती। उस बेचारे के सारे सपने धरे के धरे रह जाते। अमीरी गरीबी में बदल गई और 2 आने जो आने वाले थे वो भी चले गए। अगर इस कहानी को बहुत ठीक ढंग से किसी से जोड़ा जाए तो ये राहु। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप बहुत डीप
किसी दूसरे ही दुनिया में चले जाते हैं जिसका सच्चाई से संबंध बहुत कम है, उसका कोई फाउंडेशन नहीं है, तो ये आपकी कुंडली का राहु करता है। सीधी तौर पे अगर बात कहूं तो राहु आपको शेख चिल्ली बनाता है, या राहु के असर में आया हुआ बुध भी आपको शेख चिल्ली बना सकता है। राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो अपने असर को कई दूसरे प्लैनेट्स में डाल सकता है, और वो एक ऐसा प्लेनेट है जो दूसरे प्लेनेट के असरों को भी अपने अंदर ले सकता है। राहु के साथ एक बात बोली जाती है शास्त्रीय ढंग से, कि वो जहां जिस राशि में बैठा है उसी राशि के स्वरूप को धारण करता है, उसी ग्रह के स्वरूप को धारण करता है। और जब वो धारण करता है या उसके साथ कोई प्लेनेट दूसरा बैठा है तो उसके हिसाब से फिर वो रिजल्ट देने लगता है। राहु और केतु आपकी कुंडली में जिन परेशानियों को बनाते हैं, वो परेशानियां, उसको आप सुलझाते जाओ, वो उलझती चली जाएगी, क्योंकि वो मिस्ट्री है। राहु और केतु आपकी कुंडली की मिस्ट्री है। मैंने जब केतु का सेशन लिया था तो वहां पर राहु की थोड़ी सी बात की थी। आप वो सेशन वीडियो जाकर यूट्यूब पर देख सकते हैं। और मैंने बताया था कि अगर आप एक तूफान की कल्पना करें, तो उस तूफान में जो चारों तरफ हवाएं हैं, जो चीजों को उठा रही है, पटक रही है, वो राहु है। और जो केंद्र में शांति है ना, केंद्र में जो स्थिर तत्व है, तूफान के केंद्र में जो स्थिर तत्व होता है, जिसको आप जो जो आप समझते हैं कि वहीं से सारा तूफान ऑपरेट हो रहा है, वो केतु का स्थान। तो ध्यान रखिएगा, जैसा कि आपने सुना है कि केतु मोक्ष का कारक है। दूसरा पॉइंट ये भी है कि मैं हमेशा कहता हूं कि मोक्ष का कारक नहीं, इसको मोक्ष का द्वार समझिए। हमारी भूल ये है कि हम मोक्ष को भी ठीक से समझते नहीं है। ध्यान रखना है हमें ये बात, हम मोक्ष को भी ठीक से नहीं समझ पाए। दर्शन का जो दर्शन के थिंकिंग के का जो पूरा प्रोसेस है ना, उसमें जो मोक्ष का वर्ड आया है उसको पकड़कर हमारे सामने इतना फैसिनेटिंग बनाया गया है कि हम उलझ जाते हैं, राहु उलझाता है। क्योंकि राहु और केतु कुंडली में हमेशा आमने सामने है, ये तो सबको मालूम है ना, राहु और केतु हमेशा आमने सामने होंगे 180 डिग्री पे। अगर राहु फर्स्ट हाउस तो केतु सेवंथ हाउस। इसीलिए उन दोनों के असर को एक दूसरे से अलग करना बड़ा मुश्किल है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि तूफान के केंद्र को आप तूफान से अलग नहीं कर सकते। केंद्र जहां जाएगा तूफान वहां जाएगा। राहु साइकिल भी है, रिपीटिंग चीजें, रिपीटिंग पैटर्न भी क्रिएट करता है। एक ऐसा इल्यूजन जो आपके सामने बनाया जाए, जैसे अभी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, है ना, सब कोई मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आपको भी सब कोई स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन असल में स्क्रीन पर कुछ नहीं। आप स्क्रीन पर नहीं है, स्क्रीन पर सिर्फ रंगों के छींटे हैं। उन रंगों के छींटे से आप दिखाई देते हैं, क्योंकि आंखें रंगों को पहचानती। बिल्कुल वैसे ही राहु है, यह आपके सामने आपकी ही भाषा में आपके लिए भ्रम पैदा करता है। आवश्यक नहीं है कि आप कौन सी भाषा जानते हैं, राहु को हर भाषा आती है। राहु कुंडली में एक प्रकार के, राहु और केतु को शनि का एजेंट कहा जाता है। और शनि अगर कर्मों के फल के दाता हैं, आपके कर्मों के निरीक्षक हैं, अगर आपके कर्मों का ध्यान रखते हैं, तो राहु और केतु उन कर्मों, मतलब कि वो कर्मों से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो कुंडली में करेगा। कुंडली का बहुत मोटा जो कार्मिक हिस्सा है, वो राहु और केतु के संबंध से जुड़ जाता है व्यक्ति के साथ। और इसकी मैं थोड़ी सी आपको हिंट दे देता हूँ। आपकी कुंडली में राहु जहां भी है, उसके राहु के डिस्पोजिटर को लेकर के आप उसके कार्मिक सिचुएशन का पूरा पता लगा सकते हैं। तो राधा मैम, इसको नोट मत कीजिए, आपके कोर्स में डाला हुआ है, वो हमने क्लास में लिया था उसको, वैदिक एस्ट्रोलॉजी वाला। ठीक है, यहाँ मैं बस हिंट दे रहा हूँ। अब अगर हम हाउसेस की बात करें, अच्छा एक और पॉइंट, कुछ चीजें हैं जो मैं धीरे धीरे याद आती है तो मैं बीच बीच में जोड़ देता हूँ। राहु और केतु ये दोनों चंद्रमा और सूर्य के बहुत गहरे दुश्मन हैं, क्योंकि ये उनको ग्रहण लगाते हैं।
राहु सूर्य को ग्रहण लगाएगा, चंद्रमा केतु। ये तो मैंने थोड़ी सी बात की जिससे आपको राहु का कंफ्यूजन हुआ, जिससे आपको राहु का थोड़ा डर डर पैदा हुआ। अब आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। आपने देखा है पृथ्वी, पृथ्वी है ना, वो नीले रंग से ढकी हुई है, नीले आकाश से। इसके अलावा कोई भी ग्रह नीले रंग से ढका हुआ नहीं है। आप किसी दूसरे ग्रह पे जाएं तो आसमान काला दिखाई देता है, वो दिखाई देता है जो है ना, लेकिन यहाँ से पृथ्वी से वो नीला दिखाई देता है। इसका मतलब कि पृथ्वी पर हमारे लिए कुछ क्रिएट किया गया। नीले रंग में कुछ तो बात होगी। ये नीला रंग माया का रंग है, इसीलिए ये माया किसी और ग्रह पर नहीं क्रिएट की गई, पृथ्वी पर बनाई गई। क्योंकि आप जब आसमान को देखें तो वो खूबसूरत दिखे, अट्रैक्टिव दिखे, डरावना ना दिखे। असल में वो है डरावना। जब आप नीले आसमान की तरफ देखते हैं तो ये कभी नहीं सोचते कि ये काले रंग का है। शायद कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे भी हैं जिनको कभी पता ही नहीं पता चल पाता कि आसमान असल में काले रंग का है। तो राहु माया भी है। और नीला रंग मैं क्यों बता रहा हूँ आसमान का, वो असल में ओजोन परत का रंग है। और जहर का भी वही रंग होता है। ओजोन परत जो हमारी रक्षा कर रही है, और जहर जो हमें मार सकता है, उन दोनों का रंग वही है, नीला। इसका मतलब राहु में दोनों ही कैपेसिटियां हैं, वो डुअलिटी में जीता है। लेकिन चूंकि ये आपकी बौद्धिकता पर चोट करता है, ये आपकी विजडम पर चोट करता है, ये आपको विजडम से लेस कर देता है, इसलिए ये भ्रामक हो जाता है। कहानी मुझे याद आती है, शायद आप सभी को पता भी होगी, कि स्वरभानु नाम का एक राक्षस होता था। समुद्र मंथन के समय अमृत निकला था, और वो देवताओं की लाइन में रूप बदल कर बैठ गया। चंद्रमा और सूर्य, यही दोनों थे ना जो उनको देख लेते, और वो जाकर ये शिकायत विष्णु से कर देते। अच्छा। हाँ सर, यही दोनों थे। हाँ, इसीलिए वो चंद्रमा और सूर्य के दुश्मन हैं। अब यहाँ इस कहानी से पकड़े जाते हैं वो, फिर उनका गला काटा जाता है, लेकिन उन्होंने अमृत की बूंद पी ली थी, तो इसलिए वो मरते नहीं। लेकिन इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? राहु को देखने वाले सिर्फ चंद्रमा और सूर्य क्यों थे? चंद्रमा आपका मन है, और सूर्य आपके आत्म के तत्व को दिखाता है। इस बात से ये साबित होता है कि आपके भीतर बसी माया को सिर्फ आपके मन और आपके आत्म तत्व से ही पहचाना जा सकता है, अगर वो पूरी कंट्रोल्ड स्थिति में हो। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो वो राहु और केतु, इसी सूर्य और चंद्रमा, आपके मन और आपके आत्म तत्व के दुश्मन बन जाएंगे, और समय समय पर उसको ग्रहण लगाते रहेंगे। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि विजडम वाला व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर ले। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर राहु और केतु नहीं है ज्योतिष में, शनि नहीं है ज्योतिष में, तो कोई भी व्यक्ति, अगर सपोज कीजिए शनि नहीं होते ब्रह्मांड में, तो मुझे नहीं लगता कोई भी व्यक्ति फिर परमात्मा की खोज की तरफ आगे बढ़ता। क्योंकि दुख ही नहीं होता, आपके कर्मों का बंधन ही नहीं होता। तो जब राहु मदद करता है ना, तो सारे संसार को जीत भी लेता है। राहु ऐसा मददगार है जो आपको सब पे विजय प्राप्त करा सकता है, क्योंकि राहु की कैपेसिटी है कि वो सबका स्वरूप धारण कर लेता है। मैंने बोला ना, जिस राशि में बैठा है उसके जैसा बन जाता है। तो पॉजिटिव अगर देने लगेगा राहु, तो आपको दुश्मनों पे विजय करा देता है। आप किसी भी प्रकार की बैटल को जीत सकते हैं, क्योंकि ये आपको तार्किक, बौद्धिक, शारीरिक, हर प्रकार की कूटनीति से भर देता है। ये सर में कूटनीतिज्ञ है, इसको बहुत चालबाजियां आती हैं। एक सूत्र है छोटा सा, वो ये कहता है कि अगर राहु
शनि के बाद बैठा हो कुंडली में, डिग्री वाइज या फिर हाउसेस वाइज, शनि के बाद बैठा हो, तो फिर शनि को फॉलो करता है, शनि के आदेश को मानता है। लेकिन अगर शनि से आगे है आपकी कुंडली में राहु, तो फिर राहु अपना आदेश चलाता है। अब आप समझिए, राहु अगर अपना आदेश चलाएगा तो वो क्या करेगा। उसका काम है, जो है ना, झूठ बोलना, धोखा देना, फरेब करना, सच्चाई पर टिके न रहना, किसी भी प्रकार से अपने डिजायर को पूरा करना, ये सब राहु का काम। बहुत महत्वाकांक्षी है राहु, बहुत महत्वाकांक्षी। और इसकी मजेदार बात यह है, ये जानता है कि कौन सी महत्वाकांक्षा आप में डालने से वो अपना अस्तित्व आप पर जमा सके। किसी को पैसे की महत्वाकांक्षा में भटकाता है, तो किसी को शराब की, किसी को जुए की, तो किसी को साथी की, किसी को तंत्र की, तो किसी को मंत्र की, किसी को शक्ति की, तो किसी को मोक्ष की। ये आपके सामने अंतिम जाल भी फेंकने से नहीं चूकता है, ऐसा है ये राहु। और ये अंतिम जाल जब फेंकता है ना, तो ये सीधे मोक्ष, आजादी, फ्रीडम, बहुत शक्ति, है ना, दूसरी दुनिया, पारलौकिक शक्तियां, इन सब चीजों पर ले जाकर आपको खड़ा कर देता है। आजकल देखिए ना, अगर आप खोल कर देखें यूट्यूब, तो सबसे ज्यादा क्या दिखाई देता है, सबसे ज्यादा किन चीजों की बातें दिखाई देती, सबसे ज्यादा ऐसी ही बातें दिखाई देगी, मोक्ष की बातें, आध्यात्म की बातें, शक्तियों की बातें। कोई तंत्र बता रहा है, कोई किसी बात पर टिप्पणी कर रहा है। विज्ञान को भी लोग इसी सेक्टर में लाकर खड़ा कर दे रहे हैं, कि विज्ञान भी अब यहीं खड़ा है, इसी दुनिया में। इसी दुनिया का मतलब राहु की दुनिया। तो अभी हमारा कलयुग चल रहा है ना, अब तो ये अंतिम जाल फेंकेगा। और अंतिम जाल क्या होता है? अंतिम जाल होता है कि मैं तुम्हें आजादी दिलाऊं। वो जो हिटलर था ना, उसने अपना जाल जब फेंका था, तो उसने कहा था मैं तुम्हें आजादी दिलाऊं, जिसको आप मोक्ष कर। टेक्नोलॉजी का संबंध है राहु से, ये सारी टेक्नोलॉजी यही कर रही है। भ्रम का कारक राहु आपकी कुंडली में मजेदार भ्रम पैदा कर सकता है, आपको प्रदान भी कर सकता है। जैसे कि एक व्यक्ति सपने में सोया हुआ है, जैसे अभी मैंने शेख चिल्ली की बात बताई, उसने सब कर लिया, उसकी शादी भी हो गई, है ना, उसने पैसा भी कमाया, उसके बच्चे भी हुए, और उसने पत्नी को पीट भी लिया, और बेचारा खुद भी पीट गया, हाथ में कुछ भी बचा नहीं उसके। तो ये चीजें राहु आपके साथ करेगा। राहु को कभी कभी मंगल का सहारा मिल जाता है। ऐसा कहते हैं कि राहु को कभी कभी मंगल का सहारा मिल जाता है कुंडली में। वो स्थितियां हम देखेंगे, समझेंगे आगे। और जब ये सहारा मिलता है ना, तो राहु और भी स्ट्रेंथफुल हो जाता है। राहु जेमिनी में जाकर एग्जॉल्टेड होगा, तीसरे भाव में या जेमिनी। क्यों? जेमिनी का हाउस है डुअलिटी का हाउस, और राहु वहां पर कंफर्टेबल हो जाता है डुअलिटी में जाकर। अगर वो जो है वो आप नहीं देख पाते हैं, तो वो बहुत कंफर्टेबल है। एक क्वेश्चन है सर कि राहु जब मरकरी, क्योंकि राहु टेक्नोलॉजी है, मरकरी भी टेक्नोलॉजी से एसोसिएटेड है, तो जब राहु मरकरी के साथ जुड़ जाता है, तब क्या इम्पैक्ट होगा उसका? की मैं बात करूंगा। अभी तो राहु के स्वरूप की बात हो गई ना, क्लियर। या, उसकी भी या, बात मैं करूंगा। एक और सूत्र है, उसको आप नोट कर सकते हैं। जब भी कुंडली में राहु और सूर्य की आपस में एस्पेक्ट पड़े, म्यूचुअल एस्पेक्ट, या फिर वो कंजंक्शन में हो, तो जहां पर राहु की कंजंक्शन है सूर्य के साथ, वहां से दूसरे भाव को वो बहुत इंपैक्ट कर देता है। वहां से दूसरे भाव को भी राहु बहुत खराब कर देता है, पीड़ादायक बना देता है। अब चलते हैं फर्स्ट हाउस। देखिए, लाल किताब जो है ना, वो राहु को हाथी से जोड़ती है, राहु को हाथी बोलती है। तो आप हाथी को सिंबल मान सकते हैं, लाल किताब बोलती है। जब लग्न में राहु होता है,
तो अच्छा, एक एक पॉइंट और है कि राहु आपको पैसा बहुत दे सकता है, बहुत पैसा, नाम दे सकता है, पैसा दे सकता है, राजनीति में आगे बढ़ा सकता है, लेकिन जब वो लुटाने पर आएगा तो आपको बहुत गहरे गंदे जाल में फंसाकर डुबो देगा। अब ये जाल अगर किसी पॉलिटिशियन के लिए होगा तो वो दुनियादारी का जाल होता है, लेकिन राहु की एक ऐसी व्यवस्था भी है जिसकी हम बात आगे करेंगे, जिसमें व्यक्ति को वो किसी प्रकार की प्रैक्टिसेस में ले जाता है। जैसे मैंने कहा ना कि भटकाव है वो, तो जो संसार के लिए आगे बढ़ रहा है उसको संसार में भटकाता है, जो संसार से बाहर के लिए आगे बढ़ रहा है उसको वो बाहर भटकाता है। देने का वादा करता है, देता भी है, लेकिन वो ही देता है जो आपको बांधता है, मुक्त करने वाली चीजें नहीं दे सकता। राहु हमेशा बांधने वाली चीजें दे सकता है, मुक्ति के लिए वो चीजें आपके सामने नहीं गढ़ेगा। और जो राहु के बंधन की बात है, वो बंधन जब खुलता है तो बहुत दुख और पीड़ा भी होती है। तो फर्स्ट हाउस में राहु जब आता है तो सूर्य जहां भी बैठा हो कुंडली में उसको वो ग्रहण लगा देता है। ऐसा कहते हैं कि राहु फर्स्ट हाउस में आ गया है, अब सूर्य जहां भी बैठा है उसको ग्रहण लग जाएगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस सूर्य का एक्सॉल्टेड हाउस भी है और वहीं से सूर्य ईस्ट में उगता है, राइज करता है, इसीलिए उस हाउस को सूर्य का हाउस मान करके हम कहते हैं कि राहु फर्स्ट में आएगा तो जो राजा की जो गद्दी है ना, सूर्य राजा है, और फर्स्ट हाउस को अगर आप उसकी गद्दी माने क्योंकि वहां पर वो एग्जॉल्टेड होता है, तो वो कहते हैं कि राहु के आने से वो गद्दी हिलने लगती है, इसलिए वो सूर्य को ग्रहण लगा देता। तो अब वो ग्रहण लगा देता का मतलब ये होता है कि ग्रहण तो तब लगेगा जब राहु और सन एक साथ आएंगे, लेकिन ग्रहण जैसा असर करता है ये आप समझ सकते हैं। इन स्थितियों में व्यक्ति को पहला तो पॉइंट ये होगा कि पर्सनैलिटी में आकर वो बैठा है, व्यक्ति के लग्न में आके बैठा है, पर्सनैलिटी पर असर करेगा, तो व्यक्ति बहुत मामलों में भरोसे के लायक नहीं होता। मतलब कि अब डुअलिटी आ गई ना व्यक्ति में, वो अपने फायदे के लिए झूठ का भी इस्तेमाल कर सकता है, महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई रास्ता अपना सकता है, सिर्फ और सिर्फ सच का साथ देगा, या सिर्फ नीतिवान होगा, ऐसा कुछ है तो नहीं, क्योंकि वो तो समय के हिसाब से नीति बदलता है ना। दिन में कोई नीति, रात को कोई नीति बनाएगा वो। और जब राहु लग्न में होता है तो दूसरा और 18वां साल इंपॉर्टेंट हो जाता है, सेकेंड ईयर और 18th ईयर, इस सालों में व्यक्ति को प्रॉब्लम आती है, वो डिपेंड करेगा चार्ट का प्रॉमिस कैसा है, लग्न का लॉर्ड कहाँ गया है, राहु किसके साथ है, किसको देख रहा है, ये सब बात है। लग्न में बैठा हुआ राहु कई बार मैरिज के लिए भी प्रॉब्लम बन जाता है, क्योंकि केतु 7th हाउस में आ जाएगा, और जब केतु 7th हाउस में आ जाएगा तो मैरिज के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है वो। लेकिन हाँ, ये राहु महत्वाकांक्षा अगर बना रहा है और आपको कुछ देने का प्रॉमिस करता है तो बहुत देगा। लेकिन जब डिजीज वगैरह आएगी तो आप ऐसी डिजीज में पड़ेंगे जो लॉन्ग टर्म की डिजीज है, लॉन्ग टर्म की डिजीज है, और उस डिजीज से आप जब जूझ रहे हैं तो दवाइयां भी काम नहीं कर रही हैं। कई बार तो ऐसी दिक्कतें होती है कि व्यक्ति समझा ही नहीं पाता, जैसे उसको डिप्रेशन है लेकिन डिप्रेशन फील करता है लेकिन डिप्रेशन को समझा नहीं पाता है, वो ऐसा डिप्रेशन, मेंटली परेशान है। बेनिफिक और मेलिफिक की अगर हम बात करें तो राहु यहाँ पर आपको जितना पैसा दे रहा है, जितनी समृद्धि दे रहा है, अगर आप उसको पेंट करें, अच्छी चीजों में आप उसको लगाएं, बुरी चीजों में ना लगाएं, तो ये राहु आपको थोड़ा मदद करने लगेगा, फिर आपको दिक्कत कम करेगा। जैसे कि आप अगर दान करते हैं, अपने कमाए पैसों का कुछ हिस्सा अगर दान करते हैं आप, या आप मंदिर में देते हैं, या आप गरीबों की मदद करते हैं, तो जैसे एक सिचुएशन का को आप इमेजिन कीजिए, जैसे कि बहुत बादल आ जाएं आसमान में, तो कैसा अंधकार सा फील होता है दिन में भी, बिल्कुल वैसे ही करेगा जहां पर ये सूर्य बैठा हुआ होगा ऐसी कुंडली में। राहु किसी के लग्न में है
सर मेरे पास एक चार्ट है, मेरी बेस्ट फ्रेंड का चार्ट है। ये राहु लग्न में है। शी इज ऑलरेडी 32 ईयर्स ऑफ एज। और पिछले 10 सालों से उसने एमबीबीएस किया है। उसके बाद से वो यूपीएससी की प्रिपरेशन में है, उसी में लगी हुई है अभी तक। और जॉब कई बार छोड़ा है पकड़ा है वाला हाल है, मतलब बिल्कुल ही लॉस्ट है। रिलेशनशिप में भी थी, बहुत गंदा ब्रेकअप हुआ। अभी उसकी शादी का भी कुछ नहीं हो रहा है। वो तो उसका तो सब पहले ही से चिल्ली की तरह हो चुका है ना। सर हाँ मेरे सर, भी वो इमेजिन करती थी मतलब कि शादी वगैरह में ऐसे लहंगा पहनेंगे और ऐसी रिंग होगी। हम्म। तो वो तो चीजें हैं, तो बहुत ज्यादा परेशान है ये। तो अभी जब सपना टूटेगा तो फिर समझ में आएगा कि क्या हुआ है। एक्चुअली रियलिटी को भूलकर ऐसा व्यक्ति चलेगा तो दिक्कत आएगी, क्योंकि ऐसी हरकतें भी ऐसे लोग कई बार गलतियां कर जाते हैं जिसमें कि दिक्कत आए। अब अगर फर्स्ट हाउस का राहु है ना, तो जैसा आपने रिजल्ट बताया वैसा सबके साथ होगा ऐसा नहीं है। ठीक है, किसी के साथ नहीं भी हो सकता है, और किसी के साथ उल्टा भी हो सकता है, सब कुछ मिलेगा उसको। ऐसा भी हो सकता है कि सब मिला, जो जो सोचा सब मिला, वो भी राहु ही दे रहा है ना। लेकिन वो जो राहु है ना, वो उसके सपोर्ट में खड़ा है। दो प्रकार से स्थितियां पैदा करता है ये। या तो वो आपके सपोर्ट में खड़ा रहेगा, या फिर वो आपके विरोध में खड़ा रहेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि जब वो विरोध में खड़ा रहता है तो विरोध में खड़ा दिखता ही नहीं है, वो तब भी सपोर्ट में खड़ा दिखता है। तो वो यूपीएससी की तैयारी करके आ रही है, उसने यूपीएससी पास भी कर ली कई बार। ठीक है, तो आप उससे पूछ सकते हैं। और सर आपने जो डिजीज का बताया उसको बहुत रेयर फॉर्म ऑफ ब्रेन ट्यूमर हुआ था। हम्म। तो उस चक्कर में भी वो 2 साल फंसी रही। उसने अपनी फैमिली तक को नहीं बताया था। शी इज अ डॉक्टर, तो उसने खुद ही अपने आप ही सारा ट्रीटमेंट वगैरह खुद ही अकेले रह के करवा लिया था। तो वो तो फर्स्ट हाउस में बैठा है ना, ब्रेन का हाउस होता है फर्स्ट, तो मस्तिष्क होता है ना। जी सर। राहु जब भी बीमारी देगा, ऐसी बीमारी देगा जो पहचान में नहीं आती, नहीं तो कैंसर जैसी बीमारी देगा जो लॉन्ग टर्म चल सके, ऐसी बीमारियां देगा। और इस राहु पे शनि का इन्फ्लुएंस है क्या, जो आप बता रहे? सर मेरी ये जो फ्रेंड है इसका भी लग्न में राहु है सर। इसकी जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना, ये गायब हो जाती है। और फिर इसके पास बहुत वैलिड रीजंस होते हैं, पता नहीं कैसे। वो राहु है ना, वैलिड चीजें निकाल कर बाहर कर ही दे। और सन जहां भी बैठेगा, सन का पॉइंट था एक्चुअली हमारा। ठीक है, तो सन कहाँ है? सुरभि मैम सन बताइए उनका, और बाकी लोग भी बताइए सन। सर सन 4th हाउस में है, पाइसिस में, मून और मरकरी के साथ। ठीक है, तो सन फोर्थ हाउस में है, तो फोर्थ हाउस को ये अंधेरे में डालेगा। मैंने क्या कहा, बादल बादल हो जाते हैं, जैसे बादलों से अंधेरा होता है, वैसी सिचुएशन सन के हाउस में हो जाती है। हाउस में, सन के साथ नहीं, उस हाउस में। तो ये फोर्थ हाउस घर का हाउस है ना, अपने घर का हाउस। और मर्क्यूरी है वहां पर, चंद्रमा है वहां पर। तो चंद्रमा मन, फोर्थ हाउस घर, घर की शांति, घर का बनना। स्त्री के लिए घर का बनना बहुत आवश्यक है। सेकंड हाउस को देख लीजिए एक बार, सेकंड हाउस में सैटर्न है ना, वो भी देख रहा है इसको। तो ये कुल मिलाकर चीजें बहुत गड़बड़, अंधकार में आ गया घर। ठीक है, और अगर आप गौर से देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि जो सेवंथ का लॉर्ड है वो भी उसके साथ ही बैठा है, उसी हाउस है ना। अब दूसरा कोई चार्ट देखते हैं, जैसे राजेश जी का देखते हैं। राजेश जी आपका सन का, एक बात और फोर्थ ध्यान में। रखना है कि कोई भी योग दूसरे प्लेनेट के साथ काटा जा सकता है। ठीक है। हाँ राजेश जी, आपका सन कहाँ है? फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस ऑफ, ये भी घर में। हम्म। आप बड़े भाई हैं? नहीं नहीं, मैं मिडिल में से बड़ा है। बड़े बड़े भाई की शादी हो गई? नहीं, उनके भी लगने में रहा हूँ मैं। हमें साउथ साइड में आपको बहुत सारे चार्ट में आपको ये दिख जाएंगे, ये पैटर्न देखा है मैंने साउथ में। अच्छा, आपके घर, आपका जो घर है उसका भी गेट क्या साउथ में खुलता है? नहीं सर, देखा नहीं है, मेरे ख्याल से उसी साइड में खुलता है। साउथ फेसिंग है क्या? हाँ थोड़ा साउथ फेसिंग, हाँ खुलता है, साउथ में भी खुलता है, थोड़ा ईस्ट में भी, ऐसे एल टाइप में। एल टाइप मतलब? टिपिकली एक एक डोर साउथ साइड में खुलता है, एक डोर जो है ईस्ट साइड में, ऐसा। मेन कौन सा है? मेन साउथ वाला।
ठीक है, हो सके तो ईस्ट वाला कर लीजिए। ओके। ठीक है, तो ये देखा पैटर्न आपने, फोर्थ हाउस, और मैरिज का सिलसिला अभी थोड़ा लेट चल रहा है। खैर अभी टाइम है, देखते हैं आगे कहाँ तक चीजें पहुंचती है। वैसे जब सन की बात करें और सन सिक्स्थ में चला जाए तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होता नहीं, अनटिल कि दूसरे प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो जाए। जैसे सिक्स्थ हाउस जो काजल मैम बता रही है उसमें शनि एग्जॉल्टेड है ना, और आप जो बता रहे हैं वहां पर कौन सा साइन है वहां पे सिक्स्थ हाउस 8 में? है, स्कॉर्पियो। 8 है, स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो का है वो, तो वो अलग बात है। वो दो के सामने बैठा है वो, इनके में हम्म। दो है और आपके में 8 है। अभी 8th हाउस में जाएंगे या 8th साइन के बारे में पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा वो राहु। ये जो साइन है ना, 11 नंबर का, 8th नंबर का, 12th नंबर का, 11 को छोड़िए, 8th और 12th को पकड़िए। ये जो पॉइंट है ना राहु के लिए, थर्ड, ये सब पॉइंट राहु के लिए थोड़े ऐसे हैं जिसको थोड़ा डीप से समझना पड़े व्यक्ति, खासकर 8th और 12th का, क्योंकि ये हाउसेस का संबंध बहुत गहरी चीजों से है। तो उस पर हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपको ये इसलिए एग्जांपल आपके सामने ला रहा हूँ क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ये कहा कि लग्न में अगर राहु पड़ा है तो वो सूर्य जहां बैठा है उस हाउस में वो बादल पैदा करता है, समस्या पैदा करता है। तो सिक्स्थ हाउस में क्या समस्या पैदा करेगा वो, समस्या के घर में क्या समस्या पैदा करेगा वो, है ना। इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पर जाकर जो सूर्य का प्रभाव है वो ठीक हो जाता है। जैसे ऐसे व्यक्ति के दुश्मन नहीं मिलेंगे आपको, या दुश्मन है तो वो दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर लेगा। अब दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन तो व्यक्ति का अपना जो स्ट्रगल है वही है ना। और राहु से प्रभावित वो व्यक्ति जो सिर्फ संसार में लगा है वो तो बहुत पैसा कमाता, मतलब माया है ना वो तो। अगर वो व्यक्ति माया में पड़ जाए ना तो बहुत दूर चला जाता है। अगर उसने माया को छोड़कर कहीं और जाने का प्रयास किया तो राहु को वहीं ले जाकर मारने लगता है। वो कहता है चल मैं तुझको वो ही दूंगा, वो देगा कुछ नहीं, वो वहां ले जाकर वो जिंदा दबा देगा आदमी। ऐसा है राहु। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वीनस अगर 7th हाउस में हो, राहु लग्न में, वीनस 7th हाउस में, तो वीनस केतु के साथ हो जाएगा। अब ऐसी सिचुएशन में कई बार होता है ऐसा कि क्योंकि वीनस 7th हाउस में है तो वो अपने हाउस में हो गया ना। राहु अगर रिचनेस दे रहा है तो वीनस को देखिए, जैसे अभी टॉरस वाले की बात की गई, काजल मैम उनका वीनस कहाँ है? सर 7th हाउस में। 7th हाउस में आया। हाँ। अच्छा, शादी हो गई उनकी? हाँ जी, शादी हो गई, 2 साल हो गए। एक 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 मिनट, अभी कुछ नहीं बताना है, 1 मिनट रुक जाइए। तो वीनस यहाँ पर आ गया, हम्म। केतु है वहां पर साथ में। हम्म। अब ये क्या सिचुएशन बनाता है? शैलेश जी आपके वाले का वीनस था उनका वीनस है सर 8th हाउस। 8th हाउस। अब 7th हाउस में वीनस है तो ये व्यक्ति को रिच बनाएगा बहुत। यस, वीनस अगर पॉजिटिव हो जाएगा कहीं भी बैठकर, वीनस प्रॉमिस करेगा कि पैसा बहुत आ रहा है कि नहीं। वीनस 7th में आने से पैसा तो आ गया, रिच तो हो गया व्यक्ति, लेकिन व्यक्ति की जो का जो स्पाउस है, जो वाइफ है, उसकी हेल्थ बहुत डाउटफुल हो जाती है, हेल्थ गड़बड़ हो जाती है। अगर हेल्थ गड़बड़ नहीं होगी तो दूसरा एक सिम्टम देखने के लिए मिलेगा, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि वो भटक रहा व्यक्ति होता है। देखिए शुक्र की राशि में बैठा है राहु, और वीनस आ गया 7th हाउस में। अब ये लॉस ऑफ इंटरेस्ट क्यों होता है? बिकॉज ही हैज ऑप्शंस टू क्रिएटिंग द इंटरेस्ट। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मल्टीपल ऑप्शंस टू क्रिएटिंग द इंटरेस्ट, इसलिए ही हैज लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन ओन स्पाउस। क्योंकि ये राहु भटकाएगा ना, आप जो मांगते हैं वही देकर भटकाएगा। आप अगर कोई फीमेल मांगेगा तो उसको 5 देगा एक बार में, एक नहीं, बहुत ऑप्शंस देगा कि तुम लो, जितना मर्जी उतना लो। वो बोतल शराब की मांगेगा तो वो कहेगा तुम मैं खाना ले लो, लेकिन भटक जाओ। उसका पूरा उद्देश्य है कि आपको भटका देगा। कोई अगर सिद्धियां मांगता है ना तो वो कहेगा मैं तुम्हें सिद्धियां भी दूंगा, तुम लो, लेकिन फिर देखो तुमको कैसा भटकाता हूँ।
इसीलिए तो लोग केतु के पास जाते हैं ना। राहु है जो बहुत देता है, केतु है जो सबसे काटता है। दोनों में कितना फर्क है। अब दोनों ही परेशानी है व्यक्ति के लिए। एक व्यक्ति की केतु की दशा चलती हो तो वो भी परेशान है क्योंकि वो कट चुका है, और एक राहु जो परेशानी की पीड़ा बाद में पैदा करेगा। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जो केतु की दशा आती है उसमें वो अपने को बहुत अच्छा फील कराते हैं, मतलब अच्छा फील करते हैं कि चलो अच्छा हुआ कि केतु आया, मुझे कुछ सीखने मिला। मैं पहले अलग था, अब अलग हो गया हूँ। केतु ने मुझे लाइफ के लेसन्स दिए, मुझे स्वयं से मेरी मुलाकात कराई। अगर राहु फर्स्ट में है और वीन मार्स हो जाए 12th हाउस में, तो इस राहु को न्यूट्रल माना जा सकता है। फिर इसके जो मेलेफिक इफेक्ट होंगे वो कम होने लगे अगर मार्स 12th हाउस में है। अच्छा, राहु की दृष्टि कहाँ कहाँ होती है? 5th और 9th में और 7th में। तो 7th में तो केतु बैठा ही है, केतु का मैंने आपको बताया। और भी किसी का राहु था ना लगन में? यस सर, मेरा है आपका सन कहाँ है? 7th हाउस। क्या बात है, सबका सन 7th हाउस में क्यों मिल रहा है? और सर मैरिज में बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, एज भी 31 32 होने वाली है। वो तो इशू होंगे ही, वो तो समझ में आ ही गया, इसीलिए पूछ रहा हूँ 7th में ही क्यों है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। और भी कोई प्लेनेट है वहाँ? एक तो है बस, और तो कहीं। सपोज कीजिए मैं अपनी तरफ से बताना शुरू करता हूँ, सन और राहु फर्स्ट हाउस में ही पड़ जाए, तो ये व्यक्ति के प्रोफेशन में, व्यक्ति के काम में, व्यक्ति के बिजनेस में सस्पेंस, डाउट, क्लियरिटी ना होना, भविष्य के प्रति उद्देश्यात्मक ना होना, ये सब चीजें क्रिएट कर देता है। और बिहेव भी कुछ ना कुछ अनप्रिडिक्टेबल जैसा, या फिर ऑड बिहेव क्रिएट कर देता है व्यक्ति का। कई बार सन राहु एक साथ हो कुंडली में, लग्न में, तो व्यक्ति, चूंकि सन को इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये सन को ग्रहण लगाएगा, इसका संबंध है तो लेना पड़ेगा ताकि आप समझ सकें, नहीं तो सिर्फ राहु के बारे में भी मैं बता सकता था। तो अगर फर्स्ट हाउस में है तो मैरिज के लिए मैंने बताया ही। अब ये जिसका लॉर्ड है, जिस हाउस का, वहां भी दिक्कत करेगा, वहां के लिए भी। प्रेगनेंसी में, चिल्ड्रन में, हार्ट इशू में, फादर की हेल्थ में, इन चीजों में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सेकंड हाउस में अगर हो राहु, फर्स्ट में है और सूर्य सेकंड में आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में ये इन लॉज से प्रॉब्लम करे, व्यक्ति को इरिलीजियस बनाए, पूजा पाठ न करना चाहे, झूठ बोलता हो, फादर की हेल्थ को इशू कराए, बॉस से प्रॉब्लम कराए व्यक्ति को, ये सब चीजें कराता है। अब सेकंड हाउस में सन होगा ना और फर्स्ट हाउस में राहु होगा, तो वेल्थ में दिक्कत नहीं आएगी। ये मैं जो कर रहा हूँ वेल्थ में दिक्कत नहीं आएगी, ये 100% मामलों के लिए नहीं है, लेकिन मैक्सिमम मामलों के लिए। वेल्थ में दिक्कत नहीं आएगी का मतलब ये है कि आपका कोई भी काम पैसों के लिए नहीं रुकेगा, कि पैसे नहीं थे तो ये काम नहीं हो सका, ऐसा नहीं होगा। थर्ड हाउस में सपोज कीजिए आ जाए, तो थर्ड हाउस में अगर आ रहा है तो ये व्यक्ति के लिए अच्छा है, करेज क्रिएट करेगा, आत्मविश्वास क्रिएट करेगा, व्यक्ति अपने को ऑथेंटिक मानेगा और कुछ भी करेगा। लेकिन ये व्यक्ति के प्रोफेशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, प्रमोशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, सिबलिंग्स के साथ रिलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फोर्थ में राहु सूर्य आएगा तो हमने देखा ही है कि ये यहाँ पर घर बनने में, शादी में, इन सब चीजों में प्रॉब्लम कर देता है। मदर की हेल्थ को प्रॉब्लम करता है, अर्निंग में भी प्रॉब्लम करता है बहुत बार। और ऐसी सिचुएशन में ये कई बार कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आपकी प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर भी बना सकते, ठीक है। प्रॉपर्टी में दिक्कत, प्रॉपर्टी के बंटवारे में दिक्कत, ये सब चीजें हो सकती। आपकी आवाज कम आ रही है बंधन जी। अब सपोज कीजिए सन को हमने 5th हाउस में ले लिया, 5th हाउस में आया हुआ सन अर्निंग में बहुत दिक्कत नहीं करे, लेकिन मिस कैरेज जैसी चीजें करा सकता है। मैरिज में फिर प्रॉब्लम या लव वन के साथ दिक्कत होना, चाइल्ड में दिक्कत मैंने बता ही दिया, प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम, मिस कैरेज जैसी दिक्कत। और तो कहा जाता है कि ये एलिफेंट्स दंग है। अर्निंग में प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपके जो
दोस्त वगैरह होंगे उनके साथ रिलेशन में आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। 6th में सन आए तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। मैरिज की ये क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन की दिक्कत ही बेसिकली बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा करती है, और इन लॉज के साथ या फिर चिल्ड्रन के जो इन लॉज हैं उनके साथ दिक्कत पैदा हो जाएगी बाद में। 7th में आएगा तो मैंने बताया कि कई बार ये कोर्ट मैटर क्रिएट कर देता है, कोर्ट मैटर में लॉसेस क्रिएट करता है। 8th में जाएगा तो इन्वेस्टमेंट में लॉस, आपकी लॉन्जिविटी में लॉस, आपकी हेल्थ का लॉस, कई बार ऐसी बीमारियां देता है कि आपको पकड़ में ना आए वो बीमारियां, ये सिचुएशन बनती है। 9th में आएगा तो फादर के साथ और मदर की हेल्थ में प्रॉब्लम। 10th में आएगा तो चिल्ड्रन की दिक्कत, लव वन से दिक्कत, ब्रदर्स से दिक्कत। 10th में आएगा तो भी सन 10th में होगा तो। अब अगर 10th को ये खराब, हालांकि बेसिक सूत्र मैंने आपको बता दिया है कि 10th हाउस में सूर्य पड़ा है तो 10th हाउस को गड़बड़ करेगा, 8th में 8th हाउस को गड़बड़ करेगा, लेकिन मैं उसके और भी एस्पेक्ट आपको बता रहा हूँ। जैसे 10th में चिल्ड्रन का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फीमेल की कुंडली में लग्न में राहु और 10th में सूर्य है तो उसके लाइफस्टाइल के कारण उसको प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम आ सकती है। आज हमारा राहु केतु एक क्लास में कंप्लीट नहीं होने वाला है, अभी हम फर्स्ट हाउस पे ही लटके हुए हैं। मैं इसलिए इतना फर्स्ट हाउस आपको बताता हूँ ताकि आपको उस ग्रह के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो जाए। ग्रह के स्वरूप को समझ लेना बहुत आवश्यक है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि कुंडली आपसे बात करने लगेगी एक टाइम के बाद। वो तब होगा जब आप ज्योतिष के साधक हो जाएंगे। ज्योतिष ही खाते हैं, ज्योतिष ही पीते हैं, ज्योतिष में ही डूबे रहते हैं, उठते हैं ज्योतिष, सोते हैं ज्योतिष, तब वो होगा। हर बात में ज्योतिष जब आप देखते हैं तब वो आपको ज्योतिष आंख खोलकर आपको दिखाएगा कि क्या हो रहा है। अब 11th हाउस की बात करते हैं। जब 11th हाउस में आएगा तो आपके अफेयर्स में प्रॉब्लम करेगा। 8th में है ना, तो आपकी अर्निंग अगर सीधे रास्ते से हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही आप स्पेकुलेशन में पैसा लगाएंगे बस फंस जाएंगे, लॉस हो जाएगा। उल्टे रास्तों से पैसा कमाने का प्रयास करेंगे, फंस जाएंगे, लॉस हो जाएगा। 12th हाउस में आएगा सूर्य। 11th की बात मैंने कर दी, 12th की बात मैंने की। 12th का बताया मैंने कि मैरिज से प्रॉब्लम होगी, अभी बताया ना, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम होगी, बेडरूम लाइफ में प्रॉब्लम होगी, नींद नहीं आएगी व्यक्ति को, पिता के सिबलिंग के लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, मैटरनल अंकल के लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है 12th में होने से। एक और पॉइंट है, ऐसा कहते हैं कि राहु जब लग्न में होता है ना व्यक्ति के, तो जन्म के समय पता चल जाता है कि ये राहु कैसा होगा। सपोज कीजिए जन्म के समय बहुत बिजलियां कड़क रही है, बारिश हो रही है, बहुत तूफान आ रहा है उस व्यक्ति के जन्म के समय, तो इसका मतलब कि वो राहु व्यक्ति को जीवन में परेशानियां देगा, लंबे संघर्ष में डाल देगा। कुछ आती हुई सी चीजें दिखेगी उसको जीवन में, लेकिन वो आएगी कभी नहीं। इस पर एक कविता है, जैसे मैंने कहा ना, कुछ आती हुई सी चीजें दिखेगी लेकिन वो आएगी कभी नहीं, एक कविता है। वो कविता मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सुनाऊंगा, तब क्लियर हो जाएगा कि कैसे वो राहु क्रिएट करता है चीज। फर्स्ट हाउस में और जब राहु आएगा तो 11th में, 21 में और 42 की एज में फादर की लाइफ में प्रॉब्लम आती है, फादर की हेल्थ में, फादर के प्रोफेशन में, फादर की लाइफ में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं। राहु लग्न में होता है तो व्यक्ति कई बार घुमक्कड़ भी हो जाता है, मतलब ट्रांसफर है तो बहुत सारे ज्यादा ट्रांसफर हो रहे हैं, स्थिरता नहीं है, ठीक है, समृद्धि नहीं है, स्थिरता नहीं है, बहुत ट्रांसफर है, घूम रहा है बहुत। सैटर्न और राहु फर्स्ट हाउस में दोनों ही आ जाए, सैटर्न नीच का हो जाए, ऐसी सिचुएशन में वो व्यक्ति, सैटर्न प्रोफेशन का कारक है, जो लोग डावरी लेते हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन वाले, डावरी लेने के बाद अगर वो उसमें वो डावरी में लकड़ियों के सामान ले रहे हैं, सैटर्न के सामान ले रहे हैं, राहु के सामान ले रहे हैं, जैसे टीवी वगैरह लिया है ना, लकड़ी में फर्नीचर वगैरह लिया, सैटर्न का सामान लिया, लोहे का सामान लिया, आयरन का संबंध है सैटर्न के साथ, तो उन सिचुएशंस में ये होने के बाद, डावरी लेने के बाद उनके प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएगी, डल होने लगेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक सामान को भी राहु का सामान कहा जाता है। तो प्रोफेशनल लाइफ, ऑफिशियल पोजीशन, ये सब सब चीजों में दिक्कत आने लगेगी। कहते हैं कि उन जगहों पर ग्रहण लग जाए, क्योंकि राहु का काम ग्रहण लगाने का। सेकंड हाउस में राहु
जेमिनी में राहु एग्जॉल्टेड होता है, टॉरस में भी बहुत जगहों पर एग्जॉल्टेड बोला गया है, बहुत लोग टॉरस में भी एग्जॉल्टेड लेते हैं। इसीलिए दूसरे भाव का राहु पैसों के मामले में बहुत अच्छा है, बाहरी समृद्धि के मामले में अच्छा है। फैमिली के लिए दिक्कत करे लेकिन पैसा वैसा दे देगा आपको, किसी भी रास्ते से निकल के आए पैसा निकल के आएगा। दुश्मनों को कौन कॉन्कर करता है, लेकिन होता क्या है कि जब सेकंड हाउस में राहु होता है तो जुपिटर के अंडर कंट्रोल में बोला जाता है कि वो अभी जुपिटर के अंडर अंडर कंट्रोल में है। तो जुपिटर किस स्थिति में है उससे तय होगा कि सेकंड हाउस में राहु कैसा है। और जुपिटर अच्छी स्थिति में है तो राहु अच्छी स्थिति में है। सेकंड हाउस ऑफ पैसा, तो वो सेकंड हाउस में पैसा क्रिएट कर रहा है। एक और पॉइंट है, सेकंड हाउस में राहु और व्यक्ति ड्रिंक करेगा, हैबिट बुरी रखेगा अगर फूड हैबिट, हालांकि इस स्थिति में फूड हैबिट डिफरेंट हो जाती है, लेकिन अगर फूड हैबिट डिफरेंट रखेगा तो फिर राहु गड़बड़ करने लगेगा। झूठ बोलेगा तो राहु गड़बड़ करने लगेगा। ठीक है, और ऐसी सिचुएशन कई बार होती है, सेकंड हाउस में राहु है, फर्स्ट हाउस में राहु है, तो झूठ बोलते हैं लोग। यहाँ पर सेकंड हाउस में राहु को मैंने इसलिए प्रोमिनेंट कहा क्योंकि ये जो भी देगा बहुत स्पीड से देगा, इसकी स्पीड बढ़ जाती है सेकंड हाउस में राहु। फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी कई बार रखता है, और नहीं रखता है तो बहुत गड़बड़ कर देता है। अगर शनि फर्स्ट हाउस में आए या ट्रांजिट में अगर शनि फर्स्ट हाउस से गोचर करे और जुपिटर अच्छी स्थिति में बैठा हो तो धन की बारिश होती है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, जैसा गायत्री मैम ने कहा कि इनके ऊपर कर्ज हो गया, शनि कहाँ से गुजर रहा है मैम, कौन सा साइन है, टॉरस लगन है ना। हाँ टॉरस लगन है सर। तो 11 नंबर साइन कहाँ पड़ेगा, शनि 10th हाउस में। कैसे? हाँ। 10th हाउस में से गोचर कर रहा है ना अभी शनि। 10th हाउस से गोचर करने के कारण प्रोफेशन में इसने दिक्कत पैदा की है। अब ये गोचर जब तक इनके 10th हाउस में रहेगा तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी। ये गोचर लग्न में जब आ जाएगा, सेकंड हाउस में रहोगे, गोचर लग्न में आएगा तो इनको फिर उस समय में पैसा क्रिएट करने के बहुत चांसेस बनेंगे। सेकंड हाउस में राहु होता है तो कहते हैं कि ऐसे लोगों के घर में दिन में चोरी नहीं हो, सॉरी रात में चोरी नहीं होती, अगर चोरी होनी है तो दिन में चोरी होगी। एक और पॉइंट बताता हूँ, सेकंड हाउस में राहु वाले व्यक्ति के लिए अगर राहु सपोज कीजिए बहुत मेलेफिक हो रहा है कुंडली में, सेकंड हाउस में बैठा हुआ राहु, तो वैसे लोगों के लिए कहा जाता है कि इनके घर में आइडियल्स, भगवान गॉड के आइडियल्स की चोरी चोरी होती है। और अगर ये हुआ है तो ये संकेत है कि इन्होंने पिछले जन्म में भगवान की किसी मूर्ति या उससे रिलेटेड किसी चीज को चुरा लिया। ठीक है, अगर ये डोनेशन लें तो राहु बुरा रिजल्ट देने लगेगा। डोनेशन इनको नहीं लेना चाहिए, फ्री का भोजन नहीं करना चाहिए। जब भी ये बुरा रिजल्ट देता है सेकंड हाउस का राहु, तो कहते हैं कि ये अप्स एंड डाउन्स लाएगा, हमेशा अप जाएगा डाउन आएगा, अप जाएगा डाउन आएगा। प्रोफेशन में व्यक्ति या लाइफ में फॉर्चून में अप डाउन होता है, हमेशा एक जैसी फ्रिक्वेंसी या अपग्रेड फ्रिक्वेंसी नहीं होती। फ्री का भोजन करने को मिलता है और वो चैरिटी नहीं करता। चैरिटी करना जरूरी है, सेकंड हाउस में राहु हो ना, चैरिटी बहुत करनी चाहिए। फ्री का भोजन नहीं करना चाहिए, गिफ्ट नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर मदर का कर्ज है व्यक्ति को, अगर मदर की सेवा नहीं की है और मदर से उसको बद्दुआ मिली है तो ये राहु बहुत बुरा रिजल्ट देगा। तो कहते हैं कि मदर की सेवा करो, यही तुमको बचा सकता है। सेकंड हाउस का राहु कुछ पास्ट लाइफ से कर्ज ले आता है, वो जो आइडल वगैरह की चोरी वाली बात मैंने बोली उसके कारण होता है। ठीक है, इसका एक अच्छा, बहुत अच्छा उपाय ये भी है कि मंदिर में आप किसी भगवान की मूर्ति का दान करें, या आप किसी मंदिर में भगवान की मूर्ति के लिए पैसा दे दें, अगर कोई नया मंदिर बन रहा हो, है ना। वो मूर्ति स्थापित होगी तो आपके पैसों से हो जाएगी ना, ये एक प्रकार से रेमेडी हो जाती है। तो आज हम सेकंड हाउस तक ही पढ़ेंगे, थर्ड हाउस से नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। एक सवाल मेरे पास एक सवाल आया था, जिन्होंने भेजा है वो यहाँ अभी है नहीं क्लास में। उन्होंने भेजा है मुझे कि सर आप बोलते हैं कि राहु और केतु हमेशा फंसा के रखना चाहते हैं,
तो राहु को हम स्पिरिचुअलिटी से कैसे जोड़ते हैं? मैं शायद सही वर्ड का यूज नहीं कर पा रही हूँ, आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। राहु को कभी भी मैं स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट नहीं करता, जबकि अगर आप मुझसे पूछे ना तो मैं किसी भी प्लेनेट को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करूंगा ही नहीं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी प्लेनेट के बाहर का मामला है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मैं प्लेनेट को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड नहीं मानता हूँ। ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि आपके भोजन में जो ऊर्जा है वो आपको तब मिलती है जब वो आपके शरीर में जाती है। आप भोजन को रख लें सामने तो आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो प्लेनेट को आप अलग हटा दें तो वो काम करेंगे स्पिरिचुअलिटी के लिए, ऐसा है नहीं, या नहीं कर रहे हैं ऐसा है नहीं, वो काम तो कर ही रहे हैं। वो एक स्टेप की तरह है जो जो आपको धीरे धीरे आगे बढ़ा देते हैं और फिर सर्किल से बाहर धक्का मार देते हैं। तो जब धक्का मिल जाता है ना आपको सर्किल के बाहर, तो जिस सर्किल के बाहर से स्पिरिचुअलिटी शुरू होती है उस सर्किल के अंदर प्लेनेट है, जिसको मैं स्पिरिचुअलिटी कहता हूँ। लेकिन जिसको स्पिरिचुअलिटी समझा जाता है, आध्यात्मिक पथ जिसको समझा जाता है, उसमें प्लेनेट आते हैं। तो राहु का संबंध कभी भी स्पिरिचुअलिटी से मैं नहीं लेता। मैं इसलिए स्पिरिचुअलिटी से नहीं लेता क्योंकि वो आपको स्पिरिचुअलिटी में कोई आगे का धक्का नहीं मार सकता, ग्रोथ के लिए धक्का नहीं मार सकता। हालांकि वो ग्रोथ होने की पूरे प्रमाण देता है, पूरी स्थितियां पैदा करता है, लेकिन वो ग्रोथ है नहीं। और चूंकि केतु उसके सामने है और केतु को स्पिरिचुअलिटी से बहुत ऐड किया गया है, बहुत कनेक्ट किया गया है। सिंपल सी बात, हमारे देश में स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये होता है जिसने सब छोड़ा वो स्पिरिचुअल है, जो जितना बड़ा त्यागी वो उतना बड़ा स्पिरिचुअल। ठीक है, यही कहा जाता है। किसी ने घर छोड़ा तो स्पिरिचुअल, किसी ने शादी छोड़ी तो स्पिरिचुअल, किसी ने बच्चों को छोड़ा तो स्पिरिचुअल, जो अंत में अपने आप को छोड़ा वो महा स्पिरिचुअल। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल परिभाषा नहीं है। और असली बात यही है कि ये परिभाषा कहीं ना कहीं राहु की दी हुई परिभाषा है, क्योंकि केतु उसके सामने है, इसीलिए राहु ऐड हो जाता है, गलती से ऐड हो जाता है। बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे उसने देवताओं की लाइन में लगकर अमृत पीने का प्रयास किया, वैसे ही वो स्पिरिचुअलिटी की लाइन में लग जाता है। और यहाँ हमारे चंद्रमा और सूर्य इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो बता सकें कि देखो तुम्हारी लाइन में राहु लग गया है। जिनके चंद्रमा और सूर्य स्ट्रांग हो जाएंगे, अब मैं स्ट्रांग वर्ड का जो इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उस स्ट्रांगनेस से नहीं जिसको आप स्ट्रांग समझते हैं। मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ जागृति से, समझ से। एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपका जो चार्ट है जिसको आप लेके घूम रहे हैं वो आपके इस जन्म का चार्ट नहीं है, वो इस जन्म का रिपोर्ट कार्ड है। लेकिन उस चार्ट में जो गलतियां हैं, उस चार्ट में जो उपलब्धियां हैं, उस चार्ट में जो खोई हुई चीजें हैं, अगर आप इस जन्म में उसको बदल सकें अपनी फ्री विल से, तो आगे चार्ट बदल सकता है। लेकिन अगर नहीं बदल पाएंगे तो फिर वो सेम कैरी फॉरवर्ड करेगा और ब्याज के साथ करेगा। क्योंकि अगर आप नहीं बदल पाते हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप नहीं बदल पाते हैं, जो वो है ना उसको ब्याज भी देते हैं, इंटरेस्ट भी देते हैं, उसमें ऐड भी करते हैं। तो ये कारण है कि स्पिरिचुअलिटी से उसको कनेक्ट करना पड़ा, स्पिरिचुअलिटी के भ्रम से कनेक्ट करना पड़ा। अब अगर मैं कहता हूं कि स्पिरिचुअलिटी, सॉरी, राहु भ्रम पैदा करेगा, राहु आपके सामने माया क्रिएट करता है, तो सीधी सी बात है कि ये हर हाउस में माया क्रिएट कर देगा। पहले में होगा तो व्यक्ति के अंदर, पहले में जब था तो मैंने क्या बताया कि वो सूर्य जहां भी बैठा है उसको ग्रहण लगाता है। सूर्य कौन है? आपका आत्म तत्व ही तो है ना। तो राहु जिस व्यक्ति के लग्न में है वो व्यक्ति अपने आप को सर्वे सर्वा समझता है ना, या वो समझता है ना कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरे अंदर सब क्षमताएं हैं, भले ही वो करे ना या करने की सिचुएशन ना बन रही हो, लेकिन भीतर तो उसके है ना। अब यहाँ तो वो कहानी कनेक्ट करती है ना, शेख चिल्ली वाली जो मैं बोलता हूँ। सेकंड में आएगा तो माया, पैसे के लिए, मैंने कहा था सेकंड में रहता है तो पैसा बहुत देता है, या पैसे के लिए बहुत उल्टे सीधे करते हैं, उल्टा सीधा 420, इसको आप कहते हैं ना, वो राहु का ही काम है। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में इस गड्ढे को खोद रहा है, उस गड्ढे को भर रहा है, फिर उस गड्ढे को खोद के इस गड्ढे को भर रहा है, इधर का माल उधर, उधर का माल उधर कर रहा है, वो राहु का काम करता है। अब जब ये बात मैं कहता हूँ तो ये सिर्फ फिजिकल चीजों के साथ नहीं है, और थॉट में भी ऐसा कर रहा है तो वो राहु के कैप्चर में है। थर्ड में आएगा राहु, थर्ड हमारे कम्युनिकेशन का है। इस व्यक्ति के अंदर ऐसी क्षमता होगी कि ये कम्युनिकेट करके किसी को भी अपने बस में कर ले, क्योंकि माया क्रिएट करता है ना।
इसके थॉट प्रोसेस माया के जाल से इतने त्वरित आगे बढ़ते हैं, इतनी त्वरा में होते हैं इसके थॉट, कि ये सोचते सोचते कहाँ पहुंचाता है कि आप पकड़ नहीं पाएंगे। थर्ड हाउस का राहु, और जब आपसे बात करेगा तो इतनी बेहतरीन ढंग से भूमिका बांधकर फिर आपको बीच में लाकर पटक देगा कि आपको लगेगा मैं कहाँ फंस गया। सीधी सी बात है कि कम्युनिकेशन में जीतना इस व्यक्ति से संभव नहीं हो पाता है। थर्ड में राहु है, राहु कहीं भी हारने का प्रयास ही नहीं करता, इसीलिए वो वहां पर देने का प्रयास करता है, चाहे वो माया से ही दे दे। इसीलिए मैं कहता हूं कि स्पिरिचुअलिटी में अगर राहु आपके साथ है ना, तो वो आपको एनलाइटमेंट दे ही देगा, वो आपको शक्तियां दे ही देगा, वो आपको तंत्र में फर्स्ट नंबर पे ले ही आएगा। भले ही वो आपके हाथ में कुछ कंक्रीट चीजें ना दे, लेकिन वो उसके होने के प्रमाण के साथ उसका पैरेलल वर्ल्ड क्रिएट कर देता है आपके लिए। पकड़ कौन सकता है? पकड़ सकता है गुरु। मैं जब गुरु कहता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बृहस्पति का नाम ले रहा हूं, गुरु ग्रह का नाम ले रहा हूं। मैं गुरु जब कहता हूं तो मैं कहता हूं वो जो आपको अंधकार से बाहर निकाल सके। जैसे अर्जुन के लिए कृष्ण गुरु थे, वहां पर बृहस्पति का कोई नाम नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत गौर से कहानी पर डालें अपनी नजर, तो आपको ये नजर आएगा कि जब राहु, जिसको स्वरभानु कहते हैं, वो जब अमृत पी रहा था तो किसने देखा था? उसने देखा था जिसकी अपनी लाइट है, सूर्य और चंद्रमा ने ना। और गुरु शब्द का मतलब क्या है? वो जिसमें लाइट है, वो जो आपको अंधकार से बाहर निकाल सके। और अंधकार से बाहर सिर्फ ज्ञान निकाल सकता। हाँ, ज्ञान आपको सीधे सीधे नहीं मिल सकता है, व्यक्ति के माध्यम से मिल सकता है, चीजों के माध्यम से मिल सकता है। इसीलिए हम उस मूर्ति को, उस व्यक्ति को, उस व्यक्तित्व को गुरु बोल देते हैं। कहानी इतना ही कहती है कि वो जो राहु कर रहा है उसको पकड़ना है तो सिर्फ लाइट चाहिए। किसी भी भाव में राहु होगा वो ऐसी ही चीजें क्रिएट करेगा, यही मेरे कहने का मतलब है। और अल्टीमेटली स्पिरिचुअलिटी से इसको ऐड करना ही पड़ता है, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी को छोड़ ही नहीं सकते। वो व्यक्ति जो नास्तिक है ना, वो भी अपने आप में स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल होना सिर्फ अपने अस्तित्व की तलाश का नाम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जब थर्ड हाउस में होता है ना राहु, तो इसको कहा गया कि लाइफ बहुत वेल्दी होगी उस व्यक्ति की, और बहुत करेजियस होता है वो व्यक्ति, क्योंकि राहु हारने नहीं देगा, मैंने पहला ही पॉइंट कहा है। और थर्ड नंबर हाउस करेज का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, और वो कम्युनिकेशन से सब जीत सकता है, इसीलिए हारने नहीं देता है राहु वहां पे। तो वो व्यक्ति को वेल्थ क्रिएट करने की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि वो 11th हाउस को देखेगा, और इतना पक्का है कि जो व्यक्ति बहुत वाचाल होते हैं वो वेल्थ क्रिएट कर ही लेते, इंटेलिजेंस क्रिएट कर देगा, क्योंकि विदाउट इंफॉर्मेशन आप वाचाल नहीं हो सकते। इंफॉर्मेशन आप गैदर करेंगे। थर्ड हाउस आपके सबकॉन्शियस माइंड का है, वहां पर राहु उस माइंड को इतना एक्टिवेट कर देता है कि लगातार इंफॉर्मेशन आप एक्यूमुलेट करते चले जाते हैं। एक बहुत बेहतरीन बात आपको थर्ड हाउस के राहु की बताता हूँ। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राहु थर्ड हाउस में जब बैठता है, मैं कहता हूं हमेशा कि राहु और केतु का संबंध इस दुनिया के पार की दुनिया से है। वो एक पुल बांध सकते हैं जो इस दुनिया में भी एक छोर रखता है और बाहर की दुनिया में भी दूसरा छोर रखता है। और कहते हैं कि जब थर्ड हाउस में किसी के राहु होता है और बहुत एक्टिवेटेड है, व्यक्ति के सपोर्ट में है ना, तो घटनाओं का पूरा विवरण सपने में देता है। घटना के 2 साल पहले, घटना होने के 2 साल पहले व्यक्ति के सपने में उस घटना का पूरा विवरण देता है वो। लेकिन समस्या हमारे साथ क्या है? अब कोई कहेगा कि मेरे तो थर्ड हाउस में है, लेकिन ये होता नहीं है। हमने अपनी नींद को ठीक से समझा नहीं है। आप अपनी नींद के एनर्जी को अगर अलाइनमेंट में लाएंगे तो नींद में जो हो रहा है वो आपके कम्युनिकेशन में आ सकेगा। कई बार आप नींद में बहुत सारी चीजें जो आपके साथ होती है वो जागने के बाद आपको याद भी नहीं रहती। ये तो नॉर्मल सी स्थिति है कि आप फील करते हैं कि फला सपना देखा था और मुझे याद नहीं है, थोड़ी थोड़ी झलक याद है। लेकिन इसके अलावा भी एक व्यक्ति की नींद में इतनी घटनाएं घटती है कि वो बाहर आकर बिल्कुल दूसरा आदमी होता है, लौट कर पता ही नहीं चलता कि क्या होता था, वो उस वर्ल्ड से ही अनछुआ रह जाता है। तो राहु की जो ये डुअलिटी है ना, एक तरफ तो वो आपको बताएगा कि ये होने वाला है, दूसरी तरफ वो बताएगा कि सब भूल जाओ। क्योंकि जहां माया भी है ना, वहां भी थोड़ा सत्य तो होता ही है, क्योंकि माया भी बिना सत्य के नहीं बनाई जा सकती। इस वर्ल्ड में चलने के लिए भी झूठ को सच के कपड़े पहनने पड़ते हैं। एक कहानी मैंने सुनी है जिसमें कहा गया था
कि एक बार सच नदी में नहाने के लिए उतरता है और वो अपने कपड़े उतार कर बाहर रख देता है, और नदी में नहाता देखकर सच को झूठ उसके कपड़े पहनकर वहां से जब रफू चक्कर हो जाता है, और आज तक झूठ उसके कपड़े पहन के घूम रहा है, और सच बेचारा वहीं उसी नदी में नहा रहा है। तो ये जो कहानी है ना कि उसको किसी के कपड़े पहनकर घूमने हैं, वो झूठ अपना अस्तित्व नहीं बना सकता, तो सच के अस्तित्व के साथ ही चलना पड़ता है उसको। इसीलिए राहु को इतना खींचना पड़ता है बताने के लिए, समझाने के लिए, क्योंकि ये भ्रम है ना, आप खोजेंगे कैसे? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक व्यक्ति, राहु को डिफाइन करना हो तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक व्यक्ति अंधेरे में काली बिल्ली खोज रहा है और काली बिल्ली उसको मिल भी जाएगी, लेकिन वो बिल्ली काली है और अंधेरा है, इसलिए कभी पकड़ में नहीं आएगा कि बिल्ली मिली कि क्या मिला। हाँ, लेकिन इतना पक्का है कि वो व्यक्ति कहेगा कि काली बिल्ली मिल गई। थर्ड हाउस में जब राहु होता है ना, और अगर ऐसे साइन में हो जो कि, अब साइन का भी इम्पैक्ट आएगा, थर्ड में है तो वो एक्सॉल्टेड हाउस वाइज कहलाएगा। तो ब्रदर के साथ अगर इम्पैक्टेड होगा तो ब्रदर के साथ या मदर के साथ व्यक्ति के रिलेशन में प्रॉब्लम करता है। कई बार ऐसा होता है थर्ड हाउस में राहु हो तो वन ऑफ द सिबलिंग में डाई। थर्ड हाउस में राहु होगा तो केतु आएगा नाइन्थ हाउस में। नाइन्थ हाउस में केतु के लिए जो रिजल्ट बताया गया वो ये बताया गया कि ऐसे लोग धर्म के प्रति बहुत सच्चे, बहुत ईमानदार नहीं होते। कैसे होंगे? उनका इंटेलेक्चुअल मामला बहुत तेज है, वो भरोसा नहीं करते, वो खोजबीन करते हैं। तो जब वो खोजबीन करेंगे तो केतु वहां पर व्यक्ति को नाइन्थ हाउस में भी सवाल उठाने वाला बनाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अधार्मिक है, आस्तिक नहीं है। उनकी आस्तिकता प्रगाढ़ आस्तिकता होगी जब होगी, तो नहीं तो नहीं होगी। कहते हैं कि जब राहु थर्ड हाउस में होता है तो इसमें क्षमताएं होती है कि ये तीन दुनियाओं के बीच का जो जाल है उस जाल को काट दे। तीन दुनिया कौन सी है? तीन दुनिया कहते हैं तीन प्रकार के वर्ल्ड। कौन से वर्ल्ड होते हैं? ये वर्ल्ड, एक हमारे पीछे का वर्ल्ड, और एक ऊपर का दूसरा वर्ल्ड। देवलोक, मृत्युलोक और राक्षस का लोक आप कह सकते हैं, या भूत, भविष्य और वर्तमान आप कह सकते हैं। इन तीनों के बने हुए जाल को काटने वाला चूहा होता है थर्ड हाउस का राहु। लेकिन ये तभी पूरी तरीके से काटेगा जब ये आपकी कैप्चर में हो। हमें जो दिमाग दिया गया है ना कुदरत के द्वारा, वो दिमाग हमें दिया गया था कि हम दिमाग की सहायता लेकर, दिमाग को हम कंट्रोल करके, मस्तिष्क की जो क्षमताएं हैं उसका हम इस्तेमाल करके जीवन में आगे बढ़े। लेकिन एक्चुअली हुआ ये कि मस्तिष्क हमारा इस्तेमाल कर रहा है, यही हुआ ना। और बिल्कुल यही होता है थर्ड हाउस के राहु के साथ। मैं ये कहता हूं कि वो तीनों प्रकार के जो संसार हैं, थ्री वर्ल्ड्स जो हैं, उनमें बुने हुए जाल को काट सकता है। लेकिन समस्या ये है कि ये उस मस्तिष्क के समान हो जाता है जिस पर आपका कंट्रोल ही नहीं है, वो आपको कंट्रोल करने लगता है, क्योंकि राहु की क्षमताएं बहुत है। तो अगर थर्ड हाउस के राहु आपको कंट्रोल करने में लग जाए तो समझ लीजिए, और आपको क्या वो करेंगे ही करेंगे, ये स्थिति ही है उसकी कि वो आपको कंट्रोल करेगा। अगर आप उसको कंट्रोल में ले आएंगे तो सीधी सी बात है कि वो सारे चूहे के समान काम करेगा और सारे जाल को काट कर रख देगा। राहु से 10th हाउस में मार्स होगा। 10th हाउस यानी 12th हाउस। मार्स 12th हाउस से जब राहु को देखेगा, थर्ड हाउस के राहु को, तो राहु पर मार्स की दृष्टि का पड़ना ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आप पेट्रोल में अग्नि डाल दें, या मार्स पर राहु की दृष्टि या उसके इन्फ्लुएंस का पड़ना। मार्स राहु एक साथ हो तो हम कहते हैं अंगारक योग बन गया। अंगारक वर्ड का यूज करते हैं, अंगार का मतलब अग्नि होता है। राहु का काम है कि जहां भी बैठेगा वहां चीजों को बढ़ा देगा, बड़ा कर देगा। थर्ड हाउस में दृष्टि आई हुई मंगल की, कहा यह जाता है कि केतु और मर्क्यूरी 34 साल की उम्र तक व्यक्ति के खराब रिजल्ट देंगे। मर्क्यूरी का मामला क्यों है भाई? मर्क्यूरी किसी बेहतर या प्रगाढ़ मामले को लेकर नहीं बोला गया, इतना ही बोला गया है कि मर्क्यूरी आपकी जब कम्युनिकेशन रिलेटेड थिंग्स, सिबलिंग से रिलेटेड थिंग्स, भतीजियां, भतीजे, भांजे, भांजियां, आपके मामा जो हैं, बुआ जो हैं, इन सबको इम्पैक्ट कर देगा, क्योंकि मार्स 12th हाउस से देख रहा है। और व्यक्ति की जो वाणी है, जो कम्युनिकेशन का ढंग है, उसमें भी डोमिनेशन आ जाता है ना। फिर
फिर वो वितंडा हो जाता है। थर्ड हाउस के राहु में तर्कवादिता बहुत होती है, रेफरेंस देना बहुत अच्छा आता है थर्ड हाउस के राहु में। और थर्ड हाउस का राहु भी कम चालाक नहीं होता, क्लेवर होता है बहुत। इसीलिए दुश्मन से वो सीधी लड़ाई नहीं करता, थॉट वाली लड़ाई करता है, अप्रत्यक्ष लड़ाई करता है। तो केतु और मर्क्यूरी को इसलिए बोला गया कि खराब है, उसका इम्पैक्ट ये मैंने एक तो मर्क्यूरी का बता दिया, दूसरा इम्पैक्ट ये केतु का इसलिए बता रहा हूँ कि व्यक्ति कहाँ, देखिए मर्क्यूरी में जब इम्पैक्ट आएगा ना, तो सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है कि व्यक्ति के अंदर लालच भरेगा, और लालच भरेगा तो केतु में गड़बड़ी पैदा होगी। जब राहु का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा चार्ट में, केतु का इन्फ्लुएंस घटने लगता है। ये दोनों आमने सामने है, एक भी इन्फ्लुएंस बढ़ेगा तो दूसरे का अपने आप ही घटने लगता है। और जब घटता है, निगेटिव रूप से घटेगा तो प्रॉब्लम पैदा करेगा। तो व्यक्ति का केतु का इन्फ्लुएंस घटा, केतु की गड़बड़ी पैदा हुई, तो वो व्यक्ति माया में फंसा ना। अब देखिए, इसके बेनिफिक और मेलेफिक दो प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे। मार्स अगर सपोज कीजिए थर्ड हाउस में ही बैठ जाए ना, तो वैसे सिचुएशन में व्यक्ति के अंदर करेज ज्यादा बढ़ा देगा। तो वैसे व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास कभी कभी उसको डुबो भी देता है। वो ऐसा आत्मविश्वास बन जाता है कि वो डुबो भी देता है, फिर भाइयों से प्रॉब्लम करेगा, मार्स के कारक से प्रॉब्लम करेगा। अगर कहते हैं कि मर्क्यूरी जो थर्ड हाउस में बैठा हुआ राहु है उसी के साथ बैठ जाए, तो ये सिस्टर को विडो बना सकता है। अगर सन बैठ जाए थर्ड हाउस में तो सिस्टर को विडो बना सकता है। कारण बस इतना ही है कि थर्ड हाउस मेलेफिक इन्फ्लुएंस में आता है, इसीलिए सिस्टर को विडो बनाने की बात कही। सिस्टर का मतलब सिबलिंग आप ले सकते। दूसरा एक और पॉइंट है राहु के थर्ड हाउस में होने का, कि ऐसे व्यक्ति बहुत हेल्पफुल होते हैं, प्रॉपर्टी से ब्लेस्ड होंगे, हाईली वेल्दी प्रॉपर्टी क्रिएट कर देते हैं अगर बेनिफिक हो, राहु अच्छा रिजल्ट दे रहा हो तो फिर ये मेलेफिक रिजल्ट के जो रिजल्ट आएंगे वो देगा। तो हेल्पफुल नेचर, अगर राहु अकेला है तो लंबी लाइफ के लिए आप वेल्थ क्रिएट करेंगे। और ऐसे लोगों का जो रहन सहन होता है ना, वो भी बहुत हाईली लग्जरी इंपैक्ट में आया हुआ होता है। बोल्ड और फियरलेस की बात मैंने आपको बताई, वो होता है इनके अंदर। और अगर बेनिफिक है राहु, तो ये अपने दुश्मन को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते, बिना मतलब का तो बिल्कुल नहीं पहुंचाएंगे। ये तभी लड़ते हैं जब इनको पीछे हटना हो या अपनी आत्मरक्षा करनी हो, तभी लड़ते हैं ये, ऐसे नहीं। बिना मतलब ये छेड़ेंगे नहीं अपने दुश्मन को, जब तक कि दुश्मन आकर ना छेड़े। मेलेफिक रिजल्ट के बारे में मुझे बताना था कि ये जो आपके ब्रदर हैं, या वो रिलेशंस जहां पर से आपके लॉस ऑफ वेल्थ होता है, जहां पर से आपको लॉस हो रहा है वेल्थ का, उन रिलेशंस को खत्म करने का बहुत प्रयास करता है ब्रदर यानी सिबलिंग। तो मैंने करीब करीब आपको थर्ड हाउस की पूरी बातें बता ही दी। अब फोर्थ हाउस में आते हैं। फोर्थ हाउस में जब होता है तो ये चंद्रमा के हाउस में। ऐसे राहु को रिलीजियस लेकिन धन की कमी वाला कहा जा सकता है। एक और पॉइंट आपको मैं कहता हूं, मैंने पहले भी बताया है कि जब राहु चंद्रमा के साथ बैठता है, जब राहु चंद्रमा के हाउस में बैठता है, तो इसके बारे में ऐसा कहा गया है कि इसने कसम खाई है राहु ने कि मैं वहां पर बैठकर कभी भी व्यक्ति को हार्म नहीं पहुंचाऊंगा। ठीक है, व्यक्ति को समस्या नहीं दूंगा, मैं अपने को मेलेफिक नहीं बनाऊंगा, सीधी सी बात ये है। तो मेलेफिक नहीं बनाऊंगा का मतलब क्या होता है? मेलेफिक नहीं बनाऊंगा का मतलब ये होता है कि वहां पर राहु अपने को थोड़ा ठीक करेगा और चंद्रमा को थोड़ा नुकसान पहुंचाएगा। अपने को थोड़ा ठीक करेगा और चंद्रमा को थोड़ा नुकसान पहुंचाएगा। तो चंद्र राहु व्यक्ति को बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा अगर फोर्थ हाउस में है तो, या फोर्थ हाउस में राहु है तो। इसीलिए कहा कि व्यक्ति रिलीजियस हो जाता है। लेकिन एक परेशानी हो जाती है कि व्यक्ति के माइंड को अनस्टेबल कर देता है, मेंटल पीस को खतरे में डाल देता है। तो चंद्रमा को नुकसान पहुंचाया ना उसने, इसीलिए वैसा हो रहा है। व्यक्ति की सेंसिटिविटी को डैमेज कर सकता है, या तो व्यक्ति ओवर सेंसिटिव हो जाता है, बहुत सेंसिटिव हो गया है, या फिर उसकी सेंसिटिविटी मर जाती है। कहते हैं कि चौथे भाव में राहु हो तो उस व्यक्ति के अपने घर में भी अगर वो व्यक्ति स्नान करता है तो वो व्यक्ति का गंगा में स्नान किया हुआ जैसा ही है। इस बात से क्लू निकल करके ये आता है
कि का ये व्यक्ति डेली नहीं नहाता होगा, तभी तो ऐसी बात कही गई है ना। फोर्थ हाउस में राहु है किसी का? सर ये सिर्फ फोर्थ हाउस के राहु के लिए, या अगर राहु और चंद्र हो तब भी है राहु साथ चंद्र हो में? तब तो मैक्सिमम टाइम नहीं देखा है मैंने, हाँ लेकिन हाँ मैंने राहु फोर्थ हाउस वाले के में देखा है, बहुत रेयरली आता है, ये हमेशा नहीं आता, लेकिन मैक्सिमम टाइम आ जाता है ऐसा रिजल्ट। सर आई नो अ गर्ल, हाँ उसका आप जो सेंसिटिविटी वाला बोल रहे थे ना पॉइंट, वो भी मुझे लगा पहले थी सेंसिटिव। अब मुझे लग रहा है जैसे जैसे उसकी एज हो रही है वो थोड़ी सी उसकी सेंसिटिविटी लूज हो रही है। और प्लस वो उसका नहाने का भी है, रहता है, इशू रहता है उसका। ठीक है, उसका फोर्थ हाउस में राहु है। उसका मून और राहु है 11th हाउस। 11th हाउस, फोर्थ हाउस में राहु है किसी का? ठीक है, अगर नहीं है आप लोगों के पास चार्ट तो चेक कीजिएगा। इसलिए ये बात कही गई है कि घर में नहा रहा है तो भी गंगा में नहाने के समान ही है, क्योंकि ये सिचुएशन निकल करके आती है। राहु जितना, ऐसा समझिए कि व्यक्ति जितना रिलीजियस होगा, फोर्थ हाउस राहु वाला व्यक्ति जितना रिलीजियस होगा, चंद्रमा उतना अच्छा इंपैक्ट उसको करता है। अब चंद्रमा अगर अच्छा इंपैक्ट करेगा तो सिंपल सी बात है कि उस व्यक्ति के भीतर चंद्रमा के जितने तत्व हैं वो धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे, जैसे उसकी मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटली व्यक्ति का स्ट्रांग होना, ये सब होगा। थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस दोनों में जब राहु होते हैं तो इतना आप समझ लीजिए कि उस व्यक्ति के थॉट प्रोसेस बहुत चलते हैं। थर्ड में था तो कैलकुलेटिव बहुत था, तर्कवाद बहुत था, हमेशा अपने डिफेंस के लिए तर्क इकट्ठे करके रखता है। फोर्थ में तो अननेसेसरी थॉट प्रोसेस चल रहे हैं, परेशान है थॉट प्रोसेस से। अगर बेनिफिक रिजल्ट दे रहा है तो वैसी सिचुएशन में इन लॉज, जैसे ही मैरिज होगी ना, इन लॉज को प्रॉस्पेरिटी मिलने लगती है। जुपिटर और केतु जहां भी बैठते हैं कुंडली में, या कह लीजिए जुपिटर केतु की सहायता से ग्रोथ करने लगता है। तो जुपिटर केतु की सहायता से ग्रोथ कब करेगा? जब वो रिलीजियस होता चला जाएगा, रिलीजियस होता चला जाएगा और ग्रोथ मिलती चली जाएगी। राहु फोर्थ हाउस में हो तो चंद्रमा जहां भी बैठा है वहां से वो व्यक्ति वेल्थ क्रिएट कर सकता है। चंद्रमा जिस हाउस में बैठा है उस हाउस को एक्टिवेट करता चला जाएगा, वेल्थ क्रिएट होती चली जाएगी, प्लस रिलीजियस उसका होना आवश्यक है। मेल प्लेनेट जितने भी हैं, जुपिटर, सन, मार्स, ये सब मेल प्लेनेट, ये अगर 10th हाउस में हो या राहु के साथ हो, या मून 10th हाउस में हो तो मून केतु के साथ हो जाएगा। वैसी सिचुएशन में शनि बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पाता है उसको। शनि का मतलब उस व्यक्ति का जो कर्म है, शनि जहां भी बैठा है वहां की बहुत बेनिफिटनेस उसको नहीं मिल पाती। तो रिलीजियस, इंटेलिजेंट और वेल्दी है तो समझ लीजिए कि राहु बेनिफिक रिजल्ट दे रहा है फोर्थ हाउस में। कहा जाता है, मैं फिर से इसको बात को रिपीट कर रहा हूं, कि राहु ने कहा है कि मैं अपने बंधे हुए हाथों के साथ माता की गोद में बैठा रहूंगा और मैं किसी भी प्रकार का कोई भी एविल नहीं करूंगा। अब एक और पॉइंट है इसमें कि राहु फोर्थ हाउस में है और चंद्रमा को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो भी राहु गड़बड़ करने लगेगा, क्योंकि चंद्रमा की नजर में जब तक वो है तभी तक वो बचा हुआ रहेगा। जहर, सॉरी, अमृत पीते समय चंद्रमा और सूर्य ने उसको पकड़ा था, वो नजर में आया था ना। अभी भी उसको डर लगता है कि अगर चंद्रमा की नजर में हूं मैं तो अभी भी मेरी गड़बड़ी को ये पकड़ सकते हैं। और मैंने आपको कहा ना कि ये प्रकाश से डरते हैं, प्रकाश से डरता है राहु, प्रकाश से इसके भ्रम को तोड़ा जा सकता है। तो फोर्थ हाउस में चंद्रमा और फिफ्थ में यही काम सूर्य करेगा, अभी फिफ्थ में जब हम जाएंगे तो फोर्थ में चंद्रमा है, और अगर स्ट्रॉन्ग मून होता चला गया, बेनिफिक होता चला गया मून, तो आपका फोर्थ हाउस में जो राहु है, सॉरी मैंने फोर्थ में चंद्रमा बोल दिया होगा, फोर्थ में जो राहु है और चंद्रमा अगर बेनिफिक या स्ट्रॉन्ग होता चला गया तो फोर्थ हाउस का राहु आपको बहुत डैमेज नहीं करेगा। फिर आपको वेल्थ देगा, प्रॉपर्टी देगा, बड़ा घर देगा, लग्जरी देगा, हर प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस आपके घर में होंगे जो मजेदार हैं, अच्छे, आपको आपको उनका इंटरेस्ट भी होगा। तो ध्यान रखना है कि चंद्रमा कभी भी गड़बड़ ना हो। चंद्रमा और सूर्य की गड़बड़ी से राहु केतु एक्चुअली जहां भी होंगे ना, वो वहां पर अपना तिकड़म स्टार्ट करेंगे। राहु बेसिकली, केतु नहीं, राहु। तो राहु से बचना है आपको, चंद्रमा और केतु को, सॉरी, चंद्रमा और सूर्य को
स्ट्रांग या अपने फेवर में करते चले जाइए। अब सपोज कीजिए कि चंद्रमा हाउस नंबर 1 में बैठ गया तो प्रोमिनेंट हो जाएगा, या एक्सॉल्टेड हो जाए तो भी प्रोमिनेंट हो जाएगा, है ना, व्यक्ति के लिए प्रोमिनेंट हो जाएगा। तो ये व्यक्ति के लिए अच्छी वेल्थ क्रिएट करता है। और मैंने कहा कि जब प्रोमिनेंट हो जाएगा तो राहु शांत बैठने लगेगा। फिर वैसी स्थिति में जो चंद्रमा से रिलेटेड चीजें हैं वो व्यक्ति इकट्ठे करे या उससे रिलेटेड काम करे तो उस व्यक्ति को बहुत प्रॉस्पेरिटी मिलती है। सपोज कीजिए बेनिफिक भी इस सिचुएशन में अच्छा हो जाए, ये वीनस अच्छा हो जाए, बेनिफिक हो जाए वीनस, तो उस सिचुएशन में जब वीनस बेनिफिक हो जाएगा उस सिचुएशन में व्यक्ति के इन लॉज मैरिज की डेट से फायदा उठाना शुरू करते हैं। फायदे का मतलब प्रॉस्पर होना शुरू करते हैं, उनको अच्छी वेल्थ मिलने लगती है, वेल्थ उनकी बढ़ने लगती है और नेटिव को भी उसका फायदा मिलता है। लेकिन जब व्यक्ति चंद्रमा की चीजों को इकट्ठा करने लगे, जैसे चांदी इकट्ठा करने लगे, दूध डेली फट रहा है, घर में ड्रेनेज की समस्या बहुत हो रही है ना, अगर वो मोती पहनता है तो बहुत प्रॉब्लम उसको होती है माइंड में, तो इसका मतलब कि उसका जो राहु है वो गलत रिजल्ट दे रहा है उस 4th हाउस में। और जब गलत रिजल्ट देगा तो जब वो व्यक्ति काम करना स्टार्ट करेगा, सपोज कीजिए 24 साल की उम्र से स्टार्ट किया है तो 24 से 48 तक, 25 में स्टार्ट किया है तो 25 से 49 तक प्रॉब्लम करेगा। ये चीजें मेलेफिक राहु के इम्पैक्ट में दिखाई पड़ती है। रिलीजियसनेस घट जाएगी, और अगर इसको ठीक करना है तो रिलीजियस हो जाओ, सिंपल रेमेडी। 4th हाउस में अगर मेलेफिक खराब रिजल्ट देगा राहु तो उस व्यक्ति की जो छत है उसमें सीलन की प्रॉब्लम, छत में क्रैक दिखाई देंगे, तो क्या करना है उस व्यक्ति को, जो पुरानी छत है, पुरानी दीवार है घर की, उसको बदल देगा। अभी अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। मैंने बताया मेलेफिक सॉरी मेल प्लेनेट अगर 4th हाउस या 10th हाउस में हो या मून 10th हाउस में हो तो क्या होता है, 24 साल की उम्र तक व्यक्ति के लिए ये बुरा रिजल्ट देने वाला होता है। मैक्सिमम 24 के बाद भी होता है, लेकिन व्यक्ति रिलीजियस हो जाएगा तो कम होगा फिर, ठीक है। लेकिन उसके बाद ऐसा कहते हैं कि जब ये ठीक होने लगेगा तो बारिश होती है पैसों की व्यक्ति के लिए, और जितने भी लॉस या फिर कर्जे वगैरह हैं वो सब रिकवर हो जाते हैं उससे। चलिए अब आते हैं 5th हाउस में। 4th हाउस की ज्यादा बातें नहीं करेंगे, 5th हाउस में आते हैं। 5th हाउस में व्यक्ति के जब राहु आएगा तो वो उसकी बुद्धि में आया हुआ राहु है और सूर्य के भाव में आया हुआ राहु है, तो जो काम ये 4th हाउस में करता था वही सेम काम ये 5th हाउस में करने लगेगा सूर्य के साथ। तो ऐसे राहु को बोला जाता है कि इसका बिहेवियर अच्छा नहीं है। मोटी मोटी बातें अभी बता रहा हूँ। चिल्ड्रन के लिए डैमेज करने लगेगा, लेकिन सूर्य को अच्छा कर देता है। क्यों सूर्य को अच्छा करता है, क्योंकि ये सूर्य की चापलूसी करता है। तो 5th हाउस में राहु है अगर, तो ऐसे लोग जो जिन लोगों के पास ऑथोरिटी होती है उनकी चापलूसी करेंगे। 5th हाउस में राहु हो तो ऐसा व्यक्ति जब सुखी दिनों के पास जाता है, कुछ हैप्पीनेस वाले दिन उसके पास आएंगे तो उसके भीतर एक डर बैठता है, ये हैप्पीनेस के दिन कहीं खो ना जाए। तो 5th हाउस का राहु व्यक्ति को इनसिक्योर बनाता है। 3rd हाउस में अग्नि के साइन का अगर राहु होगा, 3rd हाउस की बात कर रहा हूं, अग्नि के साइन का अगर राहु होगा वहां भी इनसिक्योरिटी आती है। व्यक्ति अपने लूज होने का इनसिक्योरिटी उसके अंदर अपने अपने स्टेटस को खोने की इनसिक्योरिटी आएगी। 5th हाउस में राहु हो तो फीमेल में, अगर ये मेलेफिक के साथ हो, सैटर्न से भी कनेक्ट हो जाए तो फीमेल में फ्रिडिलिटी क्रिएट करता है, तो चिल्ड्रन होने में दिक्कत होती है, चाइल्डलेसनेस हो जाती है, और पहले और दूसरे बच्चे के बीच लंबा गैप होगा। अगर सन है तो, फीमेल चाइल्ड है तब नहीं, अगर मेल चाइल्ड है तो पहले और दूसरे के बीच लंबा गैप होता है, कई बार लेट चाइल्ड होता है। एक सूत्र मैंने शेयर किया है कि जब 5th हाउस में राहु हो और इम्पैक्टेड हो जाए, फ्लिक्टेड हो जाए, तो वैसी स्थिति में जैसे ही व्यक्ति के चाइल्ड का जन्म होता है, दूसरे चाइल्ड का, तो ग्रैंडफादर या उस व्यक्ति के इन लॉज में से किसी एक की डेथ हो जाती है।
उसके आसपास, जब जन्म हुआ उसके आसपास। फिर रिपीट करता हूँ, इन लॉज की बात करता हूँ तो नेटिव का इन लॉज, और ग्रैंडफादर की बात करता हूँ तो व्यक्ति जिसका जन्म हुआ उसके ग्रैंडफादर। अब सपोज कीजिए बेनिफिक और मेलेफिक में इसको हम सेग्रीगेट करें। मैं एक्चुअली फिफ्थ हाउस में राहु होगा तो इंटेलिजेंट बहुत बनाता है, ये ध्यान रखना है हमें। और आपके शौक ऐसे होंगे जो, जैसे जुए और सट्टे का शौक लग जाए व्यक्ति को, सडन पैसा कमाने का शौक लग जाए, वैसी चीजों में वो पड़ जाएगा व्यक्ति। धर्म को लेकर भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा, अब थर्ड में बैठा है, फिफ्थ में बैठा है, नाइन्थ में बैठा है, तो नाइन्थ से कनेक्ट हो ही जाता है। फिफ्थ में बैठा है तो लग्न से भी कनेक्ट हो जाता है। तो वैसी सिचुएशन में व्यक्ति को धर्म के प्रति या वैसी बातें जिस पर भरोसा करना है उस पर क्वेश्चन उठाने वाला बनाता है। क्वेश्चन उठाता है व्यक्ति, आंसर चाहता है, सीधे सीधे फॉलो नहीं करना चाहता। अब ये चीज उसके लिए गड़बड़ भी हो सकती है और अच्छी भी हो सकती है, डिपेंड करेगा व्यक्ति के पूरे बिहेवियर, सन और मून की स्ट्रेंथ पे। तो अगर बेनिफिक होगा तो हाईली ऑस्पिशियस रिलीजन के लिए, रिलीजियसनेस के लिए, व्यक्ति को रिस्पेक्ट मिलेगी क्योंकि इंटेलिजेंट अच्छी हो जाएगी, ऑनर मिलेगा क्योंकि इंटेलिजेंट अच्छी हो जाएगी, विजडम होगी उसके अंदर, क्योंकि फिफ्थ हाउस से इंटेलिजेंस को हम देखते हैं, इनकम अच्छी कमाएगा, है ना, बड़ी वेल्थ क्रिएट करेगा, और हेल्थ भी अच्छी होती। लेकिन फिफ्थ हाउस में राहु आए और सन भी गड़बड़ हो जाए तो वैसी सिचुएशन में हार्ट को प्रॉब्लम करने के चांसेस होते हैं। सरकार या गवर्नमेंट के फेवर से उसकी जो रॉयल्टी है, उसके जो पैसे हैं वो बढ़ते हैं। सपोज कीजिए मून फिफ्थ हाउस में बैठ जाए या सन फिफ्थ हाउस में बैठ जाए, तो वैसी सिचुएशन में वो व्यक्ति के अंदर इंट्यूशन पावर भी भर देता है, रिलीजियसनेस भी भर देता है। लेकिन सन बैठ जाएगा और राहु बैठ जाएगा फिफ्थ हाउस में तो फिर चाइल्ड होने में दिक्कत हो जाएगी। तो मैं कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ पता चल रहा है ना आपको। मार्क बैठ जाएगा फिफ्थ हाउस में, जो चाइल्ड होने में दिक्कत हो जाएगी। अगर मेलेफिक रिजल्ट दे रहा है तो बहुत ज्यादा एक्सपेंस होंगे व्यक्ति के दवाइयों में, हॉस्पिटलाइजेशन में, बीमारियों में, बच्चों का डिले होना, चिल्ड्रन या फिर कॉन्सेप्शन के बाद मिसकैरेज हो जाना, चिल्ड्रन की डेथ, ये सब चीजें राहु के मेलेफिक होने का नतीजा होगी। बच्चा अगर हो जाएगा तो बच्चा पढ़ाई में कमजोर निकलेगा बहुत। और अगर राहु गड़बड़ है तो पहचान करने का एक तरीका है कि व्यक्ति के बच्चे और उसके ग्रैंडफादर के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। फिफ्थ हाउस के राहु कुछ स्थितियों में व्यक्ति को जो चाइल्ड देते हैं ना, वो उसके दादा, जो चाइल्ड है उसके दादा के पिछले जन्म का शत्रु होता है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि ऐसा होगा कि जैसे ही उसका जन्म होगा या तो जन्म के बाद उसके ग्रैंडफादर की डेथ हो जाएगी, या फिर अगर जिंदा रह जाएगा तो जो ग्रैंडफादर है वो हमेशा जितने भी टाइम जिंदा रहेगा उसको हेल्थ का इश्यू चलता रहेगा, क्योंकि शत्रु का जन्म हो गया है घर में। अगर वो ग्रैंडफादर का शत्रु नहीं है तो व्यक्ति के इन-लॉज में से किसी का शत्रु आया है, किसके यहाँ आया है, उसी को तो चाइल्ड हुआ है ना। तो अगर बच्चा जैसे ही हुआ है, चाइल्ड जैसे ही हुआ है फिफ्थ हाउस के राहु वाले को, और ग्रैंडफादर या इन-लॉज में से किसी की तबीयत खराब हो जाए या वहां गड़बड़ हो जाए, समझ लीजिए राहु गड़बड़ रिजल्ट दे रहा है और ये शत्रु आया है, व्यक्ति के जो स्पाउस होते हैं उसमें एक्सेसिव सेक्सुअल ड्राइव होती है। सैटर्न यहाँ पर मेलेफिक हो जाएगा, अगर राहु मेलेफिक हो रहा है तो अपने आप ही सैटर्न भी हो जाएगा मेलेफिक। और सूर्य भी खराब रिजल्ट देने लगेगा, सूर्य भी जहां बैठा है वहां से भी गड़बड़ रिजल्ट आने लगेंगे। तो चिल्ड्रन के लिए तो उपाय ये बताया गया कि यू कैन रीमैरी योर स्पाउस, आप अपने स्पाउस से रीमैरेज कर लें दोबारा, पूरी प्रोसेस के साथ, अच्छा मुहूर्त वगैरह निकाल के, अच्छी दशा वशा देख के, अच्छा हाउस एक्टिवेशन देख के दोनों का फिर करें। अगर जुपिटर का भी इन्फ्लुएंस राहु के साथ आ गया, या जुपिटर राहु को देख रहा है, या राहु जुपिटर को देख रहा है, या फिर जुपिटर राहु एक साथ बैठे हैं, तो ये चिल्ड्रन, चूंकि जुपिटर चिल्ड्रन का कारक है ना, तो वैसी सिचुएशन में चिल्ड्रन की हेल्थ को इम्पैक्ट कर देगा। सर मेरी भाभी का है, राहु फिफ्थ हाउस में है और उनकी बेबी जब
हुआ तो उनकी नानी का डेथ हो गया 13 दिन के बाद। तो इन सारे ये जो फिफ्थ हाउस के जो ये इम्पैक्ट आ रहे हैं चाइल्ड वगैरह के, इसका उपाय है कि व्यक्ति, अब आते हैं छठे घर के राहु के पास। छठे घर का राहु इंटरेस्टिंग राहु है। इसलिए इंटरेस्टिंग बोलता हूँ क्योंकि ये आपके दुश्मनों, छठा भाव आपके दुश्मन का भाव है ना। तो छठे भाव का राहु आपके दुश्मनों के लिए थोड़ा घातक हो सकता है। कहते हैं कि ये व्यक्ति के लिए एक ऐसा मददगार हाथी है जो व्यक्ति की मदद हर हाल में करेगा दुश्मनों से। लेकिन अगर छठे भाव में राहु है और व्यक्ति अपने भाई बंधुओं के साथ गड़बड़ी करता है तो उसकी अपनी प्रोजेनी में प्रॉब्लम होगी। प्रोजेनी मतलब आगे वंश बढ़ने में दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि ये हाईली डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमी है। बहुत ज्यादा एनिमी को डिस्ट्रॉय करने वाला ये राहु बनता है और बहुत मददगार है व्यक्ति की इंटेलेक्चुअलिटी में। 12th हाउस में केतु होता है ना, तो 12th हाउस में केतु है, छठे में राहु है। तो मैं आपको एक बात ये बोलना चाहता हूँ कि एक बार सब लोग केतु का जो मेरा लेक्चर है वो जरूर देख लीजिएगा। अगर हो सकेगा तो मैं इसमें भी रिकॉर्डिंग में उसको अटैच कर दूंगा, सेम लेक्चर को आपके इसी पोर्टल में जहां पर आप देखते हैं, उसमें उसकी रिकॉर्डिंग भी ऐड कर दूंगा। बेटर यही रहेगा आप वहां पर यूट्यूब पे जाकर देखें उसको। तो वहां पर मैंने बताया है। तो वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की बात फिलहाल नहीं करते हैं बहुत ज्यादा। ये बताना चाहता हूं मैं कि कहते हैं कि 12th हाउस में केतु व्यक्ति को मोक्ष देता है। मोक्ष नहीं देता है। केतु मोक्ष का कारक मेरी दृष्टि में नहीं है, हालांकि वो है भी, लेकिन मैं उसको ज्यादा मोक्ष का द्वार मानता हूं, कारक नहीं, द्वार मानता हूं। और इसीलिए मेरी दृष्टि में उसको वीनस के पीछे रखा गया है। और आप देखेंगे कि केतु किसी का 12th हाउस में, वो व्यक्ति बहुत परेशान है क्योंकि वो व्यक्ति असल में संसार और सन्यास के बीच झूलता हुआ व्यक्ति है। खींचातानी में लगा है। उसको कभी संसार में जाना है, कभी उसको सन्यास में जाना। बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल है वो। तो अभी ये छोटी सी बातें थोड़ी थोड़ी हम करते हैं। हाईली इंटेलेक्चुअल होने के कारण वो अपने दुश्मनों पर हमेशा विजय प्राप्त कर लेता है। विक्ट्री उसको मिल ही जाएगी। ऐसा कहते हैं कि जब भी व्यक्ति किसी बड़ी मुश्किल में पड़ा हुआ रहेगा तो राहु उसको भगवान की तरफ से आती हुई मदद देगा, क्योंकि वो हाथी है 6th हाउस में जो हमेशा मदद करता है उस। तो वो उसको ऐसी मदद देता है जो व्यक्ति को फील होता है कि कहां से आई पता नहीं, लेकिन मैं इस मुसीबत पर जीत प्राप्त कर गया। तो मदद देगा तो ऐसा मतलब नहीं, ऐसा हम कोई मतलब नहीं निकालेंगे कि कभी भी उसको मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक्चुअली ऐसे लोग बहुत ज्यादा मुसीबत और दुख में घिरे हुए दिखाई देंगे आपको, क्योंकि 12th हाउस का केतु भी काम कर रहा है। कोई भी कठिन घड़ी उस व्यक्ति के लिए बहुत लंबी नहीं हो सकती, हालांकि नई कठिन घड़ियां उसके जीवन में हमेशा आती रहती। अभी हम 6th हाउस के राहु पर हैं। जब ये 12th हाउस में जाएगा तो मैं आपको इसका एक ऐसा एस्पेक्ट बताऊंगा जिसका पिछले जन्म से संबंध है और बहुत गहरा संबंध है, और आपके लिए कुछ गुत्थियों को क्लियर करने का मैं प्रयास करूंगा। ठीक है। लेकिन जब आप इसके इसके साथ केतु का देख लेंगे वीडियो तो आपको और क्लियर हो जाएगी चीजें। एक व्यक्ति छठे हाउस में राहु हो तो उस व्यक्ति के जीवन में एक व्यक्ति हमेशा रहता है जिसको वो अपने पिता की तरह मानता है। कहते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में पिता हमेशा रहेगा। अपना पिता नहीं है तो वो किसी को पिता की तरह मार्गदर्शक मान ही लेता है। गुरु हो, पड़ोसी हो, कोई व्यक्ति हो जो बूढ़ा हो, गाइड मानता है वो पिता की तरह किसी को। 6th हाउस में किसका राहु है?
सर मेरे हस्बैंड का किसको गाइड मानते हो? सर मैं तो चाहती हूँ मुझे ही माने, बट वो तो नहीं। बट सर वो एक्चुअली कर लेते हैं, मतलब लोगों को आइडलाइज कर लेते हैं, और किसी से भी कुछ सीखने का रहे तो मान लेते हैं, और फादर को तो ऑब्वियसली रिस्पेक्ट करते हैं बहुत, हाँ, तो ये भी है। फादर को रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जीवन भर वो व्यक्ति किसी को अपना फादर बनाकर रखता ही। मतलब हाँ फादर नहीं हो तो भी वैसा व्यक्ति किसी और को फादर के रूप में स्वीकार करके उसकी गाइडेंस में चलता है। ठीक है, ठीक है। बाकी हाँ, ठीक है, आपने बताया। दिलफरोज मैम। यस सर, मेरे बड़े बेटे का है 6 हाउस हम्म, एंड सिस्टर का भी है। ठीक है फिर। नहीं, जो आप पॉइंट्स बता रहे थे दैट को मदद मिलती है एंड वेरी इंटेलेक्चुअल एंड ऑल द थिंग्स आर मैचिंग टू आई एम हाँ, और लुकिंग मैं जो पिता की बात बता रहा हूँ ना, अगर ऐसा व्यक्ति पिता की तरह किसी को नहीं मानेगा तो वैसे व्यक्ति के लाइफ में उसकी उन्नति नहीं होगी, खासकर उसके बिजनेस या प्रोफेशन में उन्नति नहीं होगी, जॉब में उन्नति नहीं होगी। तभी होगी जब वो किसी को फादर की तरह मानता है या फादर की गाइडेंस को मानता है। सर फादर की तरह मानना मतलब किसी को अपना एडवाइजर मानना, राइट? नहीं नहीं, फादर की तरह मानने का मतलब फादर की तरह ही मानना, फादर की तरह मानने का मतलब एडवाइजर एडवाइजर। मानना भी होगा ही। ओके, ठीक। जैसे कोई लोग कहते हैं ना कि मैं इसको अपने पिता के तुल्य दर्जा देता हूँ, हम्म, बिल्कुल वैसे। ठीक। तो वो कहे या ना कहे, लेकिन उतना समर्पण, हो सकता है वो खुद भी ना कहे कभी, हो सकता है वो भी वैसे नहीं मानता हो शब्दों की तरह, लेकिन वो समर्पण आपको दिखाई देगा कि ये तो ऐसे इस व्यक्ति के साथ पेश आता है जैसे इसका फादर हो। और राहु 6th हाउस में हो तो कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं, कुछ राशियां ऐसी होती है, कुछ एनर्जी के पैटर्न ऐसे बनते हैं, जब उसके जीवन में एक बार वो व्यक्ति बड़ी मुश्किल में पड़ता है और उसके पिछले जन्म का फादर आकर उसको हेल्प करके निकालता है उस इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का पिता आकर उसको हेल्प करके उस प्रॉब्लम से निकालता है। ये घटना एक बार तो जरूर घटती है उसके जीवन में। ठीक है, लेकिन ये स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन में होता है, कुछ हमेशा नहीं होता, तो हमेशा की तरह इसको आप नहीं लीजिएगा। सर वो जो मार्स अब के साथ आप अंगारक योग बोल रहे थे, अब अगर ये राहु साइन 1 में है, मार्स के साइन में है, तो अंगारक ही हुआ ना ये? नहीं? वहां पर एग्जीक्यूट कर देगा अग्नि को, अंगारक नहीं हुआ। अंगारक योग तो मार्स के साथ ही बनेगा, मंगल की राशि में है तो वहां पर अग्नि तत्व को एग्जीक्यूट बढ़ा देगा, वो एक्सप्लॉइट कर देगा। करेक्ट सर। तो ओके। उस व्यक्ति के अंदर क्रोध हो जाएगा, आर्गुमेंट हो जाएगा, फाइटिंग स्पिरिट बहुत ज्यादा हो जाएगी। हम्म, ठीक है। है ना? हेल्थ भी कई सर बार बहुत अच्छी रहती है, वैसे व्यक्ति की हेल्थ भी कई बार बहुत अच्छी रहती है। हाँ सर, हेल्थ के लिए एफर्ट्स डालते हैं लोग, मतलब खुद ही जिम जाते हैं, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, खुद। जरूरत। हाँ, इसलिए। सर हाँ, मेरे पास एक चार्ट है, राहु 6th हाउस, केतु 12th। सर मतलब यंग एज है, 37 38, मतलब बंदा मेल है, उसके पेरेंट्स नहीं है, एल्डर सिबलिंग है, बट आई डू नॉट नो कि वो किसी को ऐसे फादर की तरह मानता है कि नहीं, बट कैन आई सजेस्ट हिम कि अगर नहीं है तो ऐसा कर लो? सजेस्ट कर मतलब सकती ही हूँ। इज नॉट मैरिड इवन, हाँ, कर तो सकती सजेस्ट हैं कर आप। सकते हैं? वो करेगा ही, अपने आप ही करेगा, नहीं भी सजेस्ट करेंगे तो करेगा। राहु जो है ना, वो धर्म के पिता का कारक है। जैसे हम कहते हैं ना, किसी को हमने धर्म की बहन बनाया, वैसे ही वो धर्म के पिता का कारक है। तो ऐसा व्यक्ति सिर्फ दूसरे को धर्म का पिता ही नहीं बनाता, खुद भी एक समय के बाद किसी का धर्म का पिता बन जाता है। वो खुद भी एक टाइम के बाद किसी की इस प्रकार से हेल्प करेगा जैसे वो उसका पिता हो। तो असल में वो व्यक्ति क्या कर रहा होता है, वो खुद उसका पिता हो ना हो, वो असल में उस व्यक्ति का ही चुनाव करेगा जो व्यक्ति पिछले जन्म में उसके पुत्र का स्थान ले रहा था। ये दोनों तरफ से बातें घटती है। फीमेल की कुंडली में हो तो वो व्यक्ति बहुत अच्छा बिजनेसमैन होगा, अगर फीमेल की कुंडली में होगा तो। ऐसा कॉम्बिनेशन, बिजनेसमैन का मतलब अच्छा कैलकुलेशन पावर होता है। 6th हाउस के राहु में कैलकुलेशन पावर बहुत तगड़ा होता है। अगर फीमेल वर्किंग नहीं है
तो वैसी सिचुएशन में भी उस व्यक्ति के, आप देखेंगे कि वो फीमेल है लेकिन अपने कारोबार की वो समझ रखती है, जो कारोबार उसका फैमिली में चल रहा है, या पति जो जॉब कर रहा है उसकी समझ रखती है, या उसके बारे में गाइड करती है अपने पति को। वो सब चीजें आपको देखने को मिल जाएगी जो नेचुरल लगेगी, लेकिन वो उसके एक्चुअली इंटेलिजेंस का कमाल है। अगर मेल का चार्ट है तो ऐसे किसी व्यक्ति से जोड़कर रखता है, मतलब संबंध की बात मैं कर रहा हूँ, अफेयर के संबंध की बात। वो संबंध या तो बहुत डीप देखने को मिलता है, वो डिपेंड करेगा प्लेनेट उसके साथ कैसे बैठे। बहुत डीप संबंध हो जाता है, आत्मा का संबंध उसके साथ, या फिर कभी कभी सिर्फ ऊपरी फिजिकल संबंध की तरह भी वो एक्ट करता है, ये राहु। तो 6th हाउस का राहु इस संबंध को भी बताता है, बनाता है। चंद्रमा अगर बैठा हो सपोज कीजिए इसके साथ, और चंद्रमा शुभ स्थिति में आ जाए, मतलब राशि शुभ है और चंद्रमा पर भी बेनिफिक दृष्टियां पड़ रही है, तो ऐसे व्यक्ति की जो रिलेशन बनेगा किसी ऊंचे घर की स्त्री के साथ बनता है, और उससे फिर उसको फायदे भी होते हैं, लाभ भी होता है। और अगर शनि जैसा ग्रह बैठा हो तो वैसी स्थिति में निम्न कैरेक्टर, मानसिक तौर पर निम्नता हो जिस स्त्री में, या काम कुछ निम्न स्तर का करती हो, उसके साथ संबंध बन सकते हैं, और फिर वो परेशानी का कारक बन जाता है व्यक्ति के लिए। फिर वो राहु भी गड़बड़ रिजल्ट देने लगता है। बेसिकली पॉइंट यही है कि वैसे व्यक्ति को जो राहु 6th हाउस में लेकर जन्म लिया है जिसने, उसको किसी भी, क्योंकि यहाँ पे शुक्र नीच का होता है, तो इसको किसी भी फीमेल के साथ संबंध बनाना है तो प्योर संबंध ही बनाना पड़ेगा। अगर फिजिकल या फिर इम्प्योर संबंध बनाता है तो इसका राहु गड़बड़ रिजल्ट देने लगेगा और फिर इसको बड़ी परेशानियों में डाले। ठीक है, तो मल्टीपल अफेयर्स की सिचुएशन अगर बन रहे हैं तो वहां पर उसको रोकना है। मल्टीपल अफेयर्स की जगह वो मल्टीपल कनेक्शंस बनाए जो बहुत पायस हों, प्योर हों। वो उसके शुक्र को भी अच्छा करेगा और इसके राहु को भी अच्छा करेगा। मैरिज लाइफ में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और बाकी चीजें भी सही रहेगी। छठे भाव को हम मर्क्यूरी का भाव कहते हैं, लॉजिकल भाव है। ऐसे व्यक्ति के जीवन के भेद बहुत जल्दी खुलते नहीं है। राहु उसका सपोर्टिव होगा ना, उसके जीवन के भेद कभी कोई नहीं खोल सकता, उसके सारे भेद छिपे हुए रहेंगे। हाँ, उनके भेदों का उनको फल मिलता रहेगा, लेकिन सारे भेद, उसके किए हुए सारे कारनामे छिपे हुए रह जाते हैं जीवन भर। तो फल मिलता हो तो इसका क्या मीनिंग हुआ? इसीलिए तो परेशान रहता है ना केतु 12th हाउस का आदमी। अच्छा, ओके। मतलब माइंड में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी या? दुनिया की प्रॉब्लम, हजारों तरह की प्रॉब्लम होती है, माइंड में क्यों? सबको अलग अलग तरह की प्रॉब्लम होगी, देश काल पात्र पर डिपेंड करती है बात। ठीक है सर। केतु, वैसे केतु 12th हाउस में समझ रही हूँ, तो आई कैन हाँ, अंडरस्टैंड। केतु 12th हाउस में है ना, तो वो उसका रिजल्ट राहु से भी मिलेगा। अब छठा भाव बीमारी का भी होता है, और अगर बीमारी हो जाए ऐसे व्यक्ति को तो बहुत जल्दी से बीमारी पकड़ में नहीं आती, क्योंकि राहु पकड़ में नहीं आने देता किसी प्रकार की बीमारी अगर हो जाए। तो यहाँ पर एक क्लू और निकल करके आता है, 6th हाउस में बैठा हुआ राहु कमजोर स्थिति में हो, क्योंकि 12th हाउस में केतु है, तो यहाँ पर बहुत मिस्टीरियस चीजें उसके साथ होती है कभी कभी। जैसे कि उसको फील होगा कि मुझे नजर बहुत जल्दी लगती है, प्रेत बाधा जैसी चीजें हो जाती है, क्योंकि वो जो उसके साथ घटित हो रहा है ना, वो कभी भी पकड़ में ही नहीं आता कि क्या घटित हो रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो जो प्रेत बाधा वाली बात मैं बोल रहा हूँ वो झूठी बात है। ऐसा होता है कि ऐसे लोगों को प्रेत बाधाएं जल्दी पकड़ती है, बाधाओं में ये व्यक्ति जल्दी पड़ते हैं, कुछ किया कराया इनके ऊपर बहुत जल्दी आ सकता है। लेकिन ये जो दिखता है ये किसी बाहरी व्यक्ति का किया हुआ नहीं होगा, ये होगा उसी के परिवार की किसी अतृप्त आत्मा के द्वारा आया होगा कोई इन्फ्लुएंस जो उसको तंग कर रहा है, उसी के परिवार के लिनिएज का कोई अतृप्त सेंटिमेंट उसको पकड़ता है। अब यहाँ पर अगर राहु है तो दो प्रकार के उपाय हैं।
ये उपाय हमेशा सबको यूज नहीं करने चाहिए, जो मैं बता रहा हूँ जनरल उपाय हैं, लेकिन कभी कभी बैकफायर भी कर सकते हैं। एक तो उपाय है कि आप सरस्वती की पूजा करें, इसमें कोई बैकफायर नहीं है, सरस्वती की पूजा करना कोई खराब नहीं है, कोई भी कर सकता है। लेकिन यहाँ सरस्वती की पूजा के साथ नीले रंग के फूल भी चढ़ाने हैं, उसको लगातार चढ़ाने हैं, लगातार पूजा करनी पड़ती है, तब जाके राहु जो है वो थोड़ा सा सपोर्टिव रिजल्ट देने लगता है। अब छठे भाव में राहु है, 12th हाउस के प्लेनेट को देखते हैं। 12th हाउस में जो भी प्लेनेट होता है केतु के साथ, उस व्यक्ति उस प्लेनेट से रिलेटेड व्यक्ति के साथ राहु विरोध करता है। सपोज कीजिए अगर मंगल होता है और मंगल के साथ वो विरोध करेगा तो राहु खराब हो जाएगा। मंगल यानी भाई, भाई या फ्रेंड्स के साथ अगर वो विरोध करे, कॉन्फ्लिक्ट पैदा करे, तो राहु खराब हो जाएगा, फिर उसको समस्या में डाल देगा। अगर शुक्र है तो पत्नी या बेटे की पत्नी, केतु को बेटे का भी दर्जा दिया गया है। लाल किताब कहती है कि केतु केतु बेटे का कारक है, सन का। तो बेटे की पत्नी के विरोध में हो जाता है, वो भी सपोर्टिव नहीं होता उसके, या उसके साथ उसका झगड़ा वगैरह चलता रहता है। सर ये सिचुएशन मून हुआ तो माँ। मून हुआ तो माँ। ओके। क्या मून है क्या आपके पास जो चार्ट है उसमें? हाँ सर मून है, मून केतु। तो माँ के साथ है और सर वीनस साइन है, 7th वीनस साइन। है, तो पत्नी के साथ भी हो जाए। हम्म। पत्नी के साथ कब होता है? जब अ, कुछ टाइम बीत जाता है विवाह का, उसके बाद। चंद्रमा को भी पत्नी से संबंधित किया गया है, शुरुआती दौर से नहीं किया गया है, लेटर किया गया है उसको। ठीक है सर। ठीक है। और मोटे तौर पे यही कहा गया है कि जब तक चंद्रमा है, सॉरी, जब तक मदर है तब तक चंद्रमा मदर, मदर के बाद चंद्रमा वाइफ। क्योंकि बेसिकली जो वाइफ है वो भी व्यक्ति के लिए माँ के समान हो जानी है एक टाइम के बाद। एक टाइम के लिए तो वो माँ के समान का मतलब मैं ये कहता हूँ पालन पोषण करती है ना। जैसे माँ पालन पोषण करती है, वैसे ही एक बच्चे की तरह पति का पालन पोषण स्त्री को भी करना पड़ता है। तो वो एक टाइम के बाद माता की तरह कंसिडर कर दी जाती है, और ये तथ्य है, शास्त्रीय तथ्य है। ऐसे 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 कोई बात नहीं है वो। ठीक है, शैलेश जी हंस रहे हैं, वो हंसने की बात है नहीं एक्चुअली, वो है, वो मामला ही वैसा ही। सर मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ, वो है ही वो बात। और जो नहीं बन पाएगी वो गड़बड़ी, फिर उसके उसके जो उसके जो व्यवस्था है ना उसके परिवार की, वो गड़बड़ हो जाएगी। अगर कोई माँ की तरह नहीं हो पाती है किसी पति के लिए, तो वो व्यवस्था ही गड़बड़ कर लेगी अपने पूरे परिवार की, या उसके परिवार की व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी फिर बाद में। ये होता ही है। इसीलिए तो हमारे 7th हाउस में 4th फ्रॉम 4th आ जाता है। 7th हाउस पत्नी का है ना, 4th फ्रॉम 4th है वो, भावात भावन के हिसाब से। तो डीपली मदर का जो स्थान है वो पत्नी को बाद में मिलेगा ही मिलेगा।